उसने अपने बारे में जो कुछ भी कमज़ोर था वह सब तलवार के फल की धार के नीचे छिपा दिया, उसे कभी किसी और के सामने प्रकट नहीं किया। सारा लंबे समय का दमन, पीड़ा, शिकायतें और कड़वाहट आज एक ही सांस में बाहर निकल गए। अंततः रोहिणी सिंह की आंखों में धीरे धीरे आंसू आने लगे। कुछ ही देर में आंसू गिर पड़े क्योंकि वह मुस्कुराई, इतनी देर मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। तुम पहले वापस जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो। हर किसी को अपनी चिंताएं उतारने की ज़रूरत होती है, विशेषकर उन्हें जो मजबूत, सक्षम महिलाएं प्रतीत होती हैं, वे अपने दिल में अकेलापन महसूस करती हैं। यदि चिंताएं लंबे समय तक उनके दिलों में छिपी रहें तो वे एक समस्या बन जाती हैं। आकर्ष सिंघानिया ने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके दिल की मूल इच्छाएं बहुत पहले किसी अज्ञात स्थान पर छूट गई थीं। चूंकि उसका काम पूरा हो गया था, यहाँ और रुकने का बड़ी ही कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने ब्रह्मांड अंगूठी से सूखे कपड़ों का एक सेट निकाला और उसे गर्म पानी के झरने के किनारे रख दिया। फिर वह बाहर कूद गया और गुफा से बाहर निकल गया। आकर्ष जानता था कि गुफा से बाहर निकलने के बाद अगली बार जब वह रोहिणी सिंह से मिलेगा तो वह फिर से उस कांटों भरे गुलाब में बदल चुकी है। होगी, वह केवल एक तेज धार का रूप धारण करेगी। उनके भीतर की नाजुक लड़की फिर से प्रकट नहीं होगी। आकर्ष की जाते हुई पीठ को देखकर रोहिणी सिंह ने अपने दिल में थोड़ी निराशा महसूस की। कुछ देर बाद उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अपने पूरे शरीर को पानी में डुबो दिया। जलधारा गर्म पानी के झरने के चारों ओर घूम रही थी, जिससे गर्माहट महसूस हो रही थी। हालांकि रोहिणी सिंह का दिल धीरे धीरे शांत हो गया। कुछ चीजें असंभव थीं, उनके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगले दिन सुबह सुबह आकर्ष ने अपने हाथ में नाम काढ़ लिया और ध्यान से उसका अध्ययन किया। अंत में उसने युवती शिखर की यात्रा करने का फैसला किया। हालांकि वह औषधीय झरना उपचार प्रक्रिया को तेज कर सकता था, लेकिन यह निशानों से छुटकारा पाने में उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि वह जो औषधीय गोली बनाने जा रहा था। इस प्रकार उसने अपनी ज़रूरत की सभी जड़ी बूटियां लिख लीं और फिर सुमित चंद्र को खोजने चला गया। जब सुमित चंद्र ने सुना कि आकर्ष चाहता है कि वह उसे युवती शिखर ले जाए तो उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं। मेरे चेहरे को देखो, ये सूअर के सिर की तरह सूज गया है। मैं इस तरह बाहर जाने में कैसे निर्लज हो सकता हूँ। अगर चंद्रकला वर्मा जी ने मुझे इस तरह देखा तो मुझे मरने का मन करेगा। आकर्ष को यह मजाकिया लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सुमित चंद्र इस तरह उसे मना कर देगा। उसने समझौता करते हुए कहा, उस स्थिति में क्या तुम कम से कम मुझे युवती शिखर की तलहटी तक तो पहुंचा सकते हो? सुमित चंद्र खिलखिलाकर हंसा, मैं ये पहले ही कह देता हूं, मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ूंगा। थोड़ा रुको, मुझे एक लबादा पहनने दो। थोड़ी देर बाद सुमित चंद्र एक काले लबादे में दिखाई दिया। उसका चेहरा पूरी तरह से हुड की छाया में छिपा हुआ था। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था और ये थोड़ा अजीब लग रहा था। हाँ, यह अधिक उचित है। रास्ता दिखाओ। आकर्ष मुस्कुराया। सुमित चंद्र जब भी मौका मिलता युवती शिखर जाना पसंद करता था। इस प्रकार वह वहां के रास्ते से बहुत परिचित था। जल्द ही उसने आकर्ष को युवती शिखर की तलहटी तक पहुंचा दिया। युवती शिखर भूमि पर ऊंचा खड़ा था। शिखर का शीर्ष धुंध में ढका हुआ था। शिखर पूरी तरह से ताज़ा हरियाली से ढका हुआ था। युवती शिखर के चारों ओर एक लंबे समय तक रहने वाली नाजुक सुगंध थी और इसे दूर से सूंघा जा सकता था। जो लोग इसे सूंघते थे वे निश्चिंत और तनाव मुक्त महसूस करते थे। जिस चीज़ ने आकर्ष को अजीब महसूस कराया वह ये थी कि शिखर की तलहटी में अन्य शिखरों के कई शिष्य थे। वे सभी सुंदर और शालीन तरीके से पहाड़ की तलहटी में खड़े थे, छोटे समूहों में व्यवस्थित थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। युवती शिखर के शिष्य नीचे आ रहे हैं, किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा। भीड़ तुरंत हिल गई क्योंकि वे सभी मधुमक्खियों के झुंड की तरह आगे बढ़े। उन्होंने शालीनता के सभी आचरणों की अनदेखी की क्योंकि वे आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की और ठेल ठेल कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक केवल युवती शिखर के शिष्यों तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता था। छोटी बहन शियाओ, क्या तुम संप्रदाय मिशन कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने हाल ही में उच्च श्रेणी मार्शल ग्रैंड मास्टर में उन्नति की है। मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। छोटी बहन शियाओ, मैंने परसों एक पृथ्वी श्रेणी आत्मा हथियार प्राप्त किया है। मेरी ताकत अब बढ़ गई है। मुझे तुम्हारे साथ चलने दो।
छोटी बहन शियाओ, मुझे तुम्हारे साथ चलने दो। मेरे पास एक गहन श्रेणी युद्ध कवच है। मैं इसे तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम निश्चित रूप से चिंता मुक्त रहो। सफ़ेद रंग की एक लड़की लोगों के समूह से घिरी हुई थी, चांद की तरह जो तारों से घिरा हो। उसे घेरे हुए स्वर्गीय तलवार मंडप के आंतरिक शिष्य सभी उसके सामने दास्ता कर रहे थे, उसके साथ संप्रदाय मिशन करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे। शियाओ उपनाम वाली लड़की के चेहरे पर एक अधीर भाव फैल गया। उसने अपने आसपास के लोगों की अनदेखी की, लेकिन अंततः वह चिढ़ गई और अपने आसपास के सभी लोगों को डांट दिया। उसके बाद ही सभी ने उसका पीछा करना बंद कर दिया। आकर्ष ने इसे दिलचस्प पाया। इस प्रकार उसने पूछा, क्या हो रहा है? लोगों का वह समूह उस लड़की को घेर कर क्या करने की कोशिश कर रहा है? सुमित चंद्र ने उत्तर दिया, स्वर्गीय तलवार मंडप के अधिकांश अन्य शिखरों में स्थिति यह है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कहीं अधिक है। यदि वे शिष्य किसी लड़क बड़ी ई की खोज करना चाहते हैं तो वे केवल अपना ध्यान युवती शिखर की ओर लगा सकते हैं। हालांकि पुरुषों को युवती शिखर पर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए वे केवल नीचे पहाड़ की तलहटी में इंतजार कर सकते हैं। तो यह मामला था। उस स्थिति में सुमित चंद्र ऊपर कैसे गया? आकर्ष संदेह से सोचे बिना नहीं रह सका। क्या ऐसा हो सकता है कि सुमित चंद्र में कुछ खास बात हो? सुमित चंद्र ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, वे मुझे क्या समझते हैं? वे लोग मुझसे अपनी तुलना करने का सपना भी कैसे देख सकते हैं? मेरे लिए युवती शिखर में प्रवेश करना आसान है। इसके अलावा मैं वहां अत्यंत स्वागत योग्य हूं। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे ये लोग हासिल कर सकें। जैसे ही वे बात कर रहे थे, शियाओ उपनाम वाली युवती शिखर की शिष्या उन दोनों के पास आई। सुमित चंद्र स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। उसने जल्दी से बात करना बंद कर दिया और गहराई से सिर झुका लिया। जिस क्षण वह उनके पास से गुजरी, लड़की अचानक रुक गई। वह मुनि और सुमित चंद्र का ध्यान से अध्ययन किया। थोड़ी देर बाद उसने अपने चेहरे पर एक अजीब नज़र डाली। सुमित चंद्र, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या तुमने बीमारी की छुट्टी नहीं ली थी? तुम अब इतने स्वस्थ और सक्रिय क्यों दिख रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढने ही जा रही थी। सुमित चंद्र पहचान लिया गया। उसने लाचारी से मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बहन शियाओ, मैं बस यहाँ एक दोस्त के साथ आया हूँ। मैं वास्तव में घायल हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। छोटी बहन शियाओ ने नाक भान सिकुड़ते हुए कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मेरे साथ जल्दी वापस चलो। जिन दिनों तुम गायब थे, जिस जड़ी बूटी क्षेत्र की मैं जिम्मेदार हूँ, वहाँ पक्षी आते रहे और जड़ी बूटियों को चोंच मारते रहे। मुझे मेरे गुरु ने खूब डांटा। मेरे साथ जल्दी वापस चलो और उन पक्षियों को भगाओ, नहीं तो मैं गुरु से कह दूंगी कि तुम झूठ बोल रहे थे और तुम्हें शिखर पर आने से मना कर दूंगी। उसके बाद देखते हैं कि तुम वरिष्ठ बहन चंद्रकला वर्मा का पीछा कैसे करते हो। आकर्ष को यह मजाकिया लगा। तो सुमित चंद्र युवती शिखर पर बिजुका का काम करता था, फिर भी वह इतना गर्वित था कि वह युवती शिखर पर जा सकता था। जब आसपास के लोगों ने सुना कि छोटी बहन शियाओ को पक्षियों को भगाने के लिए किसी की आवश्यकता है, तो उन्होंने उसे एक बार फिर से घेर लिया। वे सभी चिल्लाए, चून की वह तैयार नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। छोटी बहन शियाओ ने नाक भान सिकुड़ते हुए कहा, किसने तुमसे जाने को कहा? मैं अब बहुत चिढ़ी हुई हूँ, इसलिए दूर हटो और मुझे परेशान करना बंद करो। आकर्ष चकित रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पक्षियों को भगाने जैसी अलोकप्रिय नौकरी के लिए इतने सारे लोग लड़ेंगे। इसके आधार पर सुमित चंद्र के पास वास्तव में गर्व करने का अधिकार था। सुमित चंद्र एक लाचार स्थिति में मजबूर हो गया था। उसने उसकी कमजोर कड़ी का पता लगा लिया था। वह केवल छोटी बहन शियाओ के पीछे युवती शिखर की ओर जा सकता था। आकर्ष बस चुपचाप उनके पीछे चल दिया। वह कौन है? क्या वह नहीं जानता कि युवती शिखर बाहरी लोगों को अनुमति नहीं देता? जब छोटी बहन शियाओ ने आकर्ष को उनका पीछा करते देखा तो उसने अप्रसन्नता से कहा। सुमित चंद्र ने जल्दी से समझाया, उसके पास पूर्वज मार्शल आंटी द्वारा दिया गया नाम कार्ड है। उसे आमंत्रित किया गया था। तुम ये चेन हो। छोटी बहन शियाओ की आंखें चमक उठी क्योंकि वह खुशी से चिल्ला उठी। थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, वह बहुत सुंदर नहीं लगता। उसने सिंह क्रूर को कैसे भगाया? ये लड़की वास्तव में सीधी थी। आकर्ष मुस्कुराया लेकिन जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे वे तीनों आगे बढ़े, आकर्ष को पता चला कि छोटी ईता चंद्र को पक्षी भगाने की नौकरी कैसे मिली।
युवती शिखर में अत्यंत विशाल जड़ी बूटी क्षेत्र थे। पहाड़ पर कई पक्षी थे जो इन क्षेत्रों पर नजर रखे हुए थे। कभी कभी वे झपट्टा मारकर नीचे आते और कुछ जड़ी बूटियों को चोंच मारते। इसके अलावा ये पक्षी साधारण पक्षी नहीं थे। आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध युवती शिखर में रहने के बाद इन पक्षियों की बुद्धि बहुत अधिक थी। जैसे ही कोई मौका मिलता वे इसका फायदा उठा लेते। शिखर के जड़ी बूटी क्षेत्र में कोई भी जड़ी बूटी हजारों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होगी। यदि किसी आयु वाली जड़ी बूटी को पक्षियों द्वारा खा लिया जाता तो यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण होता। इस प्रकार युवती शिखर के वरिष्ठ लोग इन पक्षियों के कारण सिरदर्द से परेशान थे। कभी कभी जब कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां परिपक्व हो जाती थीं, तो वहां उच्च श्रेणी के उड़ने वाले आत्मा जानवर भी आ जाते थे। इस प्रकार प्रत्येक जड़ी बूटी क्षेत्र में उनकी रक्षा के लिए अपना स्वयं का व्यक्ति होता था। कुछ समय के लिए युवती शिखर में हाथों की कमी थी। इस प्रकार उन्होंने संप्रदाय मिशन जारी किए। सुमित चंद्र इनमें से एक मिशन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था। सुमित चंद्र इन पक्षियों को भगाने में बहुत अच्छा था। उसने जिन क्षेत्रों की देखभाल की उनमें कभी भी किसी पक्षी ने जड़ी बूटियों को नहीं चोंचा। इसलिए जब मिशन समाप्त हुआ तो युवती शिखर के शिखर स्वामी ने उसे क्षेत्रों की रक्षा करने का पद भी दे दिया, व्यावसायिक बिजुका। आकर्ष ने शियाओ उपनाम वाली लड़की का नाम भी पता किया। वह युहुआन थी। वह इस वर्ष 14 वर्ष की थी। वह रास्ते भर आकर्ष को परेशान करती रही, उससे कुछ अजीब सवाल पूछती रही। उन्होंने उसे सिरदर्द दे दिया। जल्द ही वे पहली जांच चौकी पर पहुंच गए। आकर्ष ने नाम कार्ड दिखाया जो पूर्वज मार्शल आंटी ने उसे दिया था और चौकी के लोगों ने उसे नहीं रोका। उन्होंने आकर्ष का मार्गदर्शन करने के लिए किसी को भी भेजा। आकर्ष को सीधे युवती शिखर में चढ़ते देख नीचे की भीड़ अविश्वसनीय रूप से चकित थी। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, सोचा कि वे युवती शिखर पर जा सकते हैं। हालांकि जांच चौकी तक पहुंचने से पहले ही उन्हें किसी के द्वारा बेरहमी से बाहर फेंक दिया गया। वे बुरी तरह गिरे और पहाड़ की ढलान से नीचे लुढ़क गए, अपमानित हुए। हम ऊपर नहीं जा सकते। वह साथी कैसे घुस गया? किसी ने चिल्लाकर कहा। कोई जिसने कल आकर्ष को देखा था उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, वह कोई है जिसके पास पूर्वज मार्शल आंटी शेन का नाम कार्ड है। यदि तुम्हारे पास है तो तुम भी ऊपर जा सकते हो। तो वह ये चेन है। वह केवल एक निम्न श्रेणी मार्शल ग्रैंड मास्टर है। उसने सिंह क्रूर को कैसे भगाया? उद्धरण चिन्ह। उसने मेघदूत शिखर के गुप्त खजाना का इस्तेमाल किया। इस तरह उसने सिंह क्रूर को भगाया। इसके अलावा मेघदूत शिखर के पुराने शिखर स्वामी ने भी हमला किया। उसकी ताकत के आधार पर वह मेघमाला शिखर के शिखर स्वामी के बराबरी का मुकाबला कैसे कर सकता था? शिखर पर आकर्ष अपने बारे में कही जा रही इन सभी बातों को नहीं सुन सका। जब वे जड़ी बूटी क्षेत्र में पहुंचे तो उसने सुमित चंद्र और शियाओ युहुआन से अलग हो गया। जड़ी बूटी क्षेत्र के बाद जड़ी बूटी क्षेत्र आकर्ष की आंखों के सामने प्रकट हुए। यह एक बड़ी आंख खोलने वाला दृश्य था। सुमित चंद्र के शब्द वास्तव में सच थे। जैसे जैसे वह चला उसने सचमुच दसियों हजार जड़ी बूटियां देखीं। उन कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के अलावा जिन्हें विशेष वातावरण की आवश्यकता थी, त्यानवु महाद्वीप की सभी जड़ी बूटियां यहां आसानी से मिल सकती थीं। थोड़ी देर बाद आकर्ष को खड़ी चट्टानों और दुर्गम चट्टानों के ऊपर एक स्थान पर ले जाया गया। वहां एक लकड़ी का मंडप ऊंचा खड़ा था, मानो वह हवा में तैर रहा हो। वरिष्ठ भाई, कृपया यहां थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। मुझे पहले पूर्वज मार्शल आंटी को सूचित करने दें। आकर्ष ने सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद जो लड़की आकर्ष को यहाँ लाई थी वह बाहर आए और आकर्ष को मंडप के महान हॉल में ले गई। उसने कल की परी सी महिला को महान हॉल में देखा। वह एक लकड़ी की कुर्सी पर मुस्कान के साथ बैठी थी। जब आकर्ष ने इस महिला को फिर से देखा तो वह विश्वास नहीं कर सका कि यह व्यक्ति पहले से ही 200 वर्ष से अधिक का था। हालांकि आकर्ष सिंघानिया इस बार लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। आकर्ष सिंघानिया पूर्वज मार्शल आंटी को प्रणाम करता है। कल मुझसे अपराध हुआ, आशा है पूर्वज मार्शल आंटी इसे दिल पर न लगाएं। मांजुन देवी मुस्कुराईं और औषधीय गोलियों की एक शीशी निकाली जो फिर उन्होंने आकर्ष को सौंप दी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आ जाओगे। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने ये गोली स्वयं बनाई थी? उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने इसे लिया और एक नज़र डाली।
ये वह रक्तपूर्ति गोली थी जो उसने बनाई थी। वह सोचने लगा, उस समय जब नंदिनी गोयनका ने मेरे द्वारा बनाई गई गोलियां देखी थीं, तो वह भी बेहद चकित हुई थी। क्या मेरे द्वारा बनाई गई औषधीय गोलियों ने मेरे कुछ रहस्य उजागर कर दिए? हालांकि यह इस समस्या के बारे में सोचने का समय नहीं था। अभी उसे इस बारे में सोचना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। कुछ देर झिझकने के बाद आकर्ष ने सच्चाई के साथ उत्तर देने का फैसला किया। पूर्वज मार्शल आंटी को जवाब में, ये औषधीय गोली वास्तव में मेरे द्वारा स्वयं बनाई गई थी। क्या कोई समस्या है? इस अप्सरा सी महिला की आंखों में गहराई में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। वह मुस्कुराई, कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हें एक औषधीय गोली बनाने में मेरी मदद करने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या तुम इसमें मेरी सहायता करोगे? उद्धरण चिन्ह। मेघालय पर्वतमाला के मेघदूत शिखर की तलहटी में हिमांशी ठाकुर अपने चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ खड़ी थी। कुछ देर झिझकने के बाद उसने आखिरकार अपना मन बना लिया। फिर वह एक सुंदर लाल आकृति में बदल गई जो शिखर में घुस गई। थोड़ी देर बाद वह रोहिणी सिंह के आंगन में पहुंची जो शिखर के मध्य में था। उसने औषधीय गोलियों की एक शीशी निकाली और जोर से खटखटाया, फिर बस उसके आंगन में चली गई। युवा मंडप स्वामी, तुम यहाँ कैसे? यामिनी शर्मा रोहिणी सिंह के कमरे से बाहर आई। जब उसने हिमांशी ठाकुर को देखा तो वह स्तब्ध लग रही थी। हिमांशी ठाकुर ने उदासीनता से कहा, रोहिणी सिंह कहाँ हैं? क्या वह कमरे में हैं? यामिनी शर्मा रोहिणी सिंह और हिमांशी ठाकुर के बीच की दुश्मनी से भली भांति परिचित थी। इस प्रकार वह हिमांशी ठाकुर को बहुत पसंद नहीं करती थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बहन रोहिणी अभी अभी सोई हैं। अब उन्हें परेशान न करना ही सबसे अच्छा है। वह सो रही हैं, यह अच्छा ही है। हिमांशी ठाकुर ने गोलियों की शीशी निकाली और यामिनी शर्मा को सौंप दी। हालांकि मैं इस गोली का नाम नहीं जानती, यह बाहरी और आंतरिक चोटों का इलाज कर सकती है। ये दोनों के लिए काफ़ी प्रभावी है। यामिनी शर्मा ने इसे संदेह से लिया। उसने शीशी खोली और एक गोली निकाली। उसकी आंखों में संदेह देखा जा सकता था क्योंकि उसने कहा, यह आकर्ष सिंघानिया भाई की गोलियों में से एक के बिल्कुल समान क्यों है, जो पहले से ही आंगन के प्रवेश द्वार तक चली गई थी। हिमांशी ठाकुर ने यह सुना, वह उत्तेजित होकर मुड़ी और यामिनी शर्मा से कहा, क्या तुमने ये गोली पहले देखी है? ये तुम्हें किसने दी? यामिनी शर्मा ने सिर हिलाया और गोलियों की एक शीशी भी निकाली। उसने कहा, इसमें वे गोलियां हैं जो आकर्ष सिंघानिया भाई ने पहले यशपाल सिंह को दी थीं। ये तुम्हारी शीशी के बिल्कुल समान है। आकर्ष सिंघानिया, ये वास्तव में वह था। यह ऐसा था जैसे हिमांशी ठाकुर के दिमाग में बिजली कड़की। वह वहां स्तब्ध खड़ी रही। मैंने आकर्ष के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या वह हो सकता है जो पूरी रात मेरे साथ रहा? हिमांशी ठाकुर ने अपने होश में आकर कहा, वह कहाँ है? वह कहाँ गया? क्या वह अभी भी मेघदूत शिखर में है? मुझे उसे ढूंढना है और इसे स्पष्ट करना है। हिमांशी ठाकुर ने अचानक आकर्ष को खोजने की इच्छा महसूस की। सच्चाई निगलने के लिए बहुत कठिन थी। वह व्यक्ति जिसे वह ढूंढ रही थी, वह वास्तव में वह कामुक कमीना था। आकर्ष सिंघानिया सुबह सुबह सुमित चंद्र के साथ युवती शिखर गए थे। युवती शिखर के भीतर आकर्ष ने सोचा कि उसने गलत सुना है। पूर्वज मार्शल आंटी वास्तव में एक औषधीय गोली बनाने में उसकी मदद चाहती थीं। हालांकि वह यह महसूस नहीं कर सका कि वह कितनी मजबूत थी। उसने अनुमान लगाया कि वह कम से कम एक मार्शल मोनाक थीं। इतनी ताकत और युवती शिखर पर बार बार रहने के साथ उनकी गोली बनाने की क्षमता इतनी खराब कैसे हो सकती है? पूर्वज मार्शल आंटी, क्या आप मजाक कर रही हैं? मैं तो बस एक युवक हूं जिसमें कोई विशेष योग्यता नहीं है। मैं पूर्वज मार्शल आंटी की गोली बनाने में कैसे मदद कर सकता हूं? मेरा नाम मांजुन देवी है। तुम मुझे वरिष्ठ मांजुन कह सकते हो। पूर्वज मार्शल आंटी मुझे बहुत बुरा महसूस कराता है। मैंने वास्तव में कभी भी इसकी ध्वनि पसंद नहीं की, मांजुन देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारा आध्यात्मिक कोर महसूस कर सकती हूँ और इसलिए तुम्हारे रसायन विद्या के स्तर को जानती हूँ। जो गोली मैं बनाना चाहती हूँ उसमें श्रेणी के साथ कोई समस्या नहीं है, बल्कि शोधन विधि के साथ है। यहाँ नुस्खा है, पहले एक नज़र डालो। आकर्ष ने अचानक भय महसूस किया। उसका आध्यात्मिक कोर एक पल में देख लिया गया था। हालांकि उसने कुछ भी महसूस नहीं किया था। ये व्यक्ति वास्तव में कितना मजबूत था। अमर बादल जीवन विस्तार गोली। आकर्ष ने नुस्खा लिया और उस पर एक नज़र डाली।
इस नज़र ने उसके दिमाग को अव्यवस्थित कर दिया। फिर उसने अपने चेहरे के भाव बदले बिना सावधानीपूर्वक पढ़ना जारी रखा। इसे पढ़ने के बाद आकर्ष समझ गया कि मांजुन देवी का क्या मतलब था। पता चला कि इस औषधीय गोली के लिए शोधन विधि बिल्कुल वैसी ही थी जैसी साधना संग्रह में पाई गई विधि थी। ये संभव था कि मांजुन देवी स्वयं इसे समझने में सक्षम नहीं थीं। उन्होंने आकर्ष की रक्तपूर्ति गोली देखने के बाद वह तुरंत इस रक्तपूर्ति गोली की शोधन विधियों को महसूस कर सकती थीं। वे आज इस्तेमाल की जाने वाली मुख्यधारा की विधियों से बहुत अलग थीं। इस अमर बादल जीवन विस्तार गोली के लिए आवश्यक शोधन विधि प्राचीन शोधन विधि है। ये कुछ ऐसा है जो मैं करने में सक्षम नहीं हूँ। तुम्हारी रक्तपूर्ति गोली प्राचीन शोधन विधियों द्वारा बनाई गई होगी। जब तक तुम विधि जानते हो, इस अमर बादल जीवन विस्तार गोली को बनाने में सक्षम न होने का डर नहीं है, मांजुन देवी ने धीरे से कहा। आकर्ष के विचार दौड़ गए और उसे पहले नंदिनी गोयनका का रवैया याद आया। उसने महसूस किया कि यह कुछ ऐसा था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था। आखिरकार कोई व्यक्ति को लंबे समय तक जान सकता है बिना उसके ट्रू नेचर को जाने। उसने मांजुन देवी को केवल 1 या 2 बार देखा था। अगर उसने इसे स्वीकार कर लिया तो कौन जानता था कि किस तरह के परिणाम होंगे। अपनी वर्तमान ताकत के साथ अगर वास्तव में कुछ हुआ तो वह मांजुन देवी की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा। अपना मन बनाने के बाद आकर्ष ने उदास होकर कहा, वरिष्ठ मांजुन, मेरे रसायन विद्या कौशल मुझे एक रहस्यमय रसायनज्ञ द्वारा दिए गए थे। मैं वास्तव में इस अमर बादल जीवन विस्तार गोली की शोधन विधियों को समझने में सक्षम नहीं हूँ। मांजुन देवी की आंखों में निराशा दिखाई दी। उन्होंने कहा, मुझे एक मित्र का जीवन बचाने के लिए ये गोली बनाने की आवश्यकता है। यदि तुम इसे बनाने में सक्षम हो तो मैं तुम्हें 1 महीने के भीतर मार्शल संत बना सकती हूँ। तो यह उनके अपने उपयोग के लिए नहीं था। आकर्ष ने थोड़ा आश्चर्य महसूस किया। हालांकि मांजुन देवी की जीवन शक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी लंबे समय तक जीवित रह सकती थीं। 1 और 100 साल जीने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी ऐसे व्यक्ति के विपरीत जो गंभीर रूप से सुस्त था। आकर्ष को 1 महीने के भीतर अपनी साधना को मार्शल संत तक बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह जानता था कि ऐसी औषधीय गोलियां थीं जो किसी की साधना को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की अनुमति देती थीं, या एक व्यक्ति अपनी साधना किसी और को हस्तांतरित कर सकता था, इसलिए किसी की साधना बढ़ा सकता था। आकर्ष नहीं जानता था कि वह किस विधि का उपयोग करेंगी। हालांकि विधि चाहे जो भी हो, उन सभी में एक ही समस्या थी। साधना उसकी अपनी नहीं होगी। यदि वह ये सब पूरी तरह से परिष्कृत नहीं कर सका तो ये भविष्य में उसके लिए एक बाधा में बदल सकता था। मांजुन देवी ने देखा कि आकर्ष उनके सुझाव में बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहा था। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम ये सब पूरी तरह से परिष्कृत करने में सक्षम न होने के बारे में चिंतित हो तो तुम समान मूल्य की कोई वस्तु चुन सकते हो। चाहे वह आत्मा पत्थर, गुप्त खजाना, मार्शल तकनीक, औषधीय गोली, आत्मा हथियार या युद्ध कवच हो, सब ठीक है। आकर्ष ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ मांजुन, मुझे गलत समझ रही हैं। मैं वास्तव में इस अमर बादल जीवन विस्तार गोली को बनाने में असमर्थ हूँ। चाहे आप कितना भी बड़ा वादा करें, वह बेकार होगा। हालांकि मैं इस अमर बादल जीवन विस्तार गोली को बनाने में असमर्थ हूँ। मेरे पास एक अमर बादल जीवन विस्तार गोली है। यह मेरे कुल में चली आ रही थी और कभी इस्तेमाल नहीं हुई। यदि वरिष्ठ मांजुन को इसकी आवश्यकता है तो वरिष्ठ मांजुन इसे ले सकती हैं। आकर्ष के बोलने के बाद वह आगे बढ़ा और ब्रह्मांड अंगूठी से अमर बादल जीवन विस्तार गोली निकाली। फिर उसने इसे मांजुन देवी को सौंप दिया। ये छोटी सी वस्तु वरिष्ठ पी के लिए बहुत मूल्यवान हो सकती है, लेकिन यह आकर्ष के लिए पूरी तरह से बेकार थी। वह इसे यहाँ एक एहसान हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। संयोग से उसे भी मांजुन देवी से मदद मांगने की आवश्यकता थी। एक पत्थर से 2 पक्षी मारना, क्यों नहीं? मांजुन देवी, जो निराशा में डूब गई थीं, अचानक खुश हो गईं। उन्होंने अमर बादल जीवन विस्तार गोली ली और ध्यान से इसका निरीक्षण किया। ये वास्तव में एक पूर्ण अमर बादल जीवन विस्तार गोली थी। हालांकि ये थोड़ी अलग लग रही थी। यह एक उच्च श्रेणी अमर बादल जीवन विस्तार गोली है। ये नियमित अमर बादल जीवन विस्तार गोली से काफ़ी बेहतर है। यह एक व्यक्ति के जीवन को 40 वर्षों तक बढ़ा सकती है, मांजुन देवी ने भारी स्वर में कहा जब उन्होंने आखिरकार देखा कि इसमें क्या अलग था। उन्होंने शुरू में कोई आशा रखने की हिम्मत नहीं की थी।
इसलिए उन्होंने इतनी सुखद आश्चर्य का अनुभव करने की उम्मीद नहीं की थी। मानजुन देवी ने अपने चेहरे पर एक अत्यंत खुश अभिव्यक्ति दिखाए। आकर्ष, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें ये तुरंत मिल जाए। यदि मैं इसे करने में सक्षम नहीं हूं तो मैं किसी और को तुम्हारी मदद करने के लिए कहूंगी। आकर्ष को किसी भी चीज की तत्काल आवश्यकता नहीं थी। हालांकि सौंदर्य पोषण गोली की सामग्रियों की सख्त आवश्यकता थी, यह उनके लिए अमर बादल जीवन विस्तार गोली के बदले देने लायक नहीं था। क्या मुझे आत्मा पत्थर मिल सकते हैं? ये सबसे अच्छा होगा अगर मैं मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर प्राप्त कर सकूं। मानजुन देवी की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आकर्ष इतना सरल अनुरोध करेगा। वह मुस्कुराई। यह एक अच्छा विचार है। मैं तुम्हें 500 निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर और 20 मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर दे सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है? आकर्ष इतने सारे आत्मा पत्थरों के बदले में पाकर चकित था। थोड़ी देर बाद आकर्ष ने कहा, वास्तव में मैं आज युवती शिखर पर मदद मांगने आया था। मैं कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खरीदने में सक्षम होने की आशा कर रहा था। मानजुन देवी ने वह नोट लिया जो आकर्ष ने उन्हें सौंपा था। इसे देखने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे पास शायद कोई योगदान अंक नहीं है, इसलिए तुम मेरे पास कुछ तार खींचने की कोशिश में आए। दुर्भाग्य से युवती शिखर पर जड़ी बूटी क्षेत्र मेरे नियंत्रण में नहीं है। इसके अलावा आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के लिए योगदान अंक की आवश्यकता होती है। तुम आत्मा पत्थरों का उपयोग नहीं कर सकते। आकर्ष ने कहा, उस स्थिति में क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बदले में कितने योगदान अंक की आवश्यकता होगी? क्या वरिष्ठ मेरे गांटर बनने को तैयार हैं? मैं योगदान अंक उधार लूंगा जिसे मैं 1 महीने के भीतर निश्चित रूप से चुका दूंगा। मानजुन देवी ने थोड़ी देर अपने आप से बुदबुदाया, फिर कहा, तुम्हें संभवतः लगभग 500 योगदान अंक की आवश्यकता होगी। किसी को गांटर बनाना संप्रदाय के नियमों के अनुरूप नहीं है। हालांकि यदि तुम्हें इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तत्काल आवश्यकता है तो मैं तुम्हारे लिए एक अपवाद बना सकती हूँ। आकर्ष ने खुशी महसूस की और उसने तुरंत एक वचन पत्र बना दिया। मानजुन देवी ने इसे प्राप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत किसी को बुलाया। जल्द ही कोई आकर्ष के लिए आवश्यक सभी जड़ी बूटियां ले आया। ये आत्मा पत्थर पहले ले लो। मेरे पास केवल 10 मध्यम श्रेणी आत्मा पत्थर हैं। मैं किसी को शेष परसों तुम्हें भेजने के लिए कहूंगी। आकर्ष के जाने से पहले मानजुन देवी ने आत्मा पत्थर आकर्ष को सौंप दिए। मानजुन देवी के मंडप से निकलने के बाद आकर्ष ने आकाश में शानदार सूरज को देखा। वह बहुत अच्छे मूड में था। न केवल वह उस मामले को सुलझाने में कामयाब रहा था जिसके लिए वह युवती शिखर आया था, उसने बदले में बिना कुछ दिए कई आत्मा पत्थर भी प्राप्त कर लिए थे। यह उसकी गोद में आसान पैसा गिर रहा था। ऐसा लग रहा था कि पहले गजेंद्र वर्मा की औषधीय गोली चुराना एक बुद्धिमान निर्णय था। आकर्ष के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी जब वह उस जड़ी बूटी क्षेत्र में पहुंचा जहां सुमित चंद्र था। रास्ते भर वह कई युवती शिखर की शिष्याओं से मिला। वे सभी फूलों की तरह सुंदर थीं। वे सभी सुंदर युवतियां थीं जो देखने में सुखद लगती थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि पहाड़ की तलहटी में इतने सारे लोग थे, अंदर जाने के अवसर के लिए लड़ रहे थे। भले ही वे ये कचरा साफ करने आए हों, इतनी सारी सुंदर महिलाओं को देख पाना एक प्रकार का सौभाग्य ही होगा। आकर्ष को रास्ते में किसी ने भी पूछताछ के लिए नहीं रोका। ऐसा लगा जैसे किसी ने सभी को पहले ही सूचित कर दिया था। वह सीधे उस जड़ी बूटी क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब रहा जहां सुमित चंद्र था। सुमित चंद्र जड़ी बूटी क्षेत्र के बगल में निराश होकर जमीन पर बैठा था। उसके मुंह में भूसे का एक टुकड़ा था और उसके सिर पर एक शंक्वाकार बांस की टोपी थी। उसके चेहरे पर एक अत्यंत बुरी अभिव्यक्ति थी। आकर्ष सिंघानिया मुस्कुराते हुए पास आया, तेरे चेहरे पर इतनी बुरी अभिव्यक्ति क्यों है? किसी ने ठुकरा दिया। सुमित चंद्र ने कड़वी मुस्कान दी, कुछ वैसा ही। उस शियाओ छोकरी ने पहले मेरा हुड खींच लिया। उसने तुरंत मेरे सुअर जैसे सिर पर हंसना शुरू कर दिया और काफी देर तक हंसती रही। ये सबसे बुरा नहीं था। उसने चंद्रकला वर्मा जी को भी बुला लिया। मेरी छवि पूरी तरह से नष्ट हो गई है। क्या तुम्हें लगता है कि भविष्य में चंद्रकला वर्मा जी मेरी कोई परवाह करेंगी? ये साथी एक लड़की का पीछा करना चाहता है, फिर भी वह अपना अभिमान त्यागने को तैयार नहीं है। आकर्ष ने अपने दिल में उसके लिए एक अतुलनीय घृणा महसूस की। वह इस विषय पर चर्चा जारी नहीं रखना चाहता था। उसने कहा, मुझे अपनी ज़रूरत की जड़ी बूटियां मिल गई हैं।
मैं नीचे जाकर पहले तुम्हारी बहन के लिए दवा बनाऊंगा। जब सुमित चंद्र ने ये सुना तो उसके भाव गंभीर हो गए, ये सोचना कि पूर्वज मार्शल आंटी वास्तव में तुम्हारे लिए ऐसा करने को तैयार हो गईं। तुमने ये कैसे किया? मेरे पास 500 योगदान अंक का कर्ज है जिसमें पूर्वज मार्शल आंटी गांठ हैं। मैंने कहा कि मैं इसे 1 महीने के भीतर चुका दूंगा, आकर्ष ने सच्चाई के साथ उत्तर दिया। जब सुमित चंद्र ने ये सुना तो वह आश्चर्य से चिल्लाया, तुम्हारा काम खत्म। मैं 1 महीने में 50 योगदान अंक भी जमा नहीं कर पाता। ये सोचना कि तुम वास्तव में 1 महीने के भीतर 500 योगदान अंक जमा करना चाहते हो। जब आकर्ष ने ये सुना तो उसके चेहरे से रंग गायब हो गया। क्या 500 योगदान अंक वास्तव में बहुत हैं? फिर वरिष्ठ शेन ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? वास्तव में आकर्ष ने शेन मांजुन को गलत समझा था। शेन मांजुन ने 100 वर्षों से अधिक समय से कोई संप्रदाय मिशन नहीं किया था। योगदान अंक के मूल्य के बारे में उनकी धारणा अभी भी उस पिछले समय में अटकी हुई थी। इस प्रकार उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि 1 महीने में 500 योगदान अंक जमा करना मुश्किल था। अगर उन्हें इसके बारे में पता होता तो वे ऋण चुकाने के लिए आवश्यक समय बढ़ा देतीं। अगर मैं समय सीमा को पूरा नहीं कर सका तो क्या होगा? आकर्ष ने पूछा। सुमित चंद्र ने अपना सिर खुजलाया, कहना मुश्किल है, ऐसा कोई पूर्व मामला कभी नहीं हुआ। हालांकि संप्रदाय योगदान अंक से संबंधित नियम स्वर्गीय तलवार मंडप में सबसे महत्वपूर्ण हैं। भविष्य में तुम इसे बेहतर समझोगे। यदि तुम पूर्व मामला बन जाते हो और इसे पूरा नहीं कर पाते तो योगदान हॉल के लोग निश्चित रूप से तुम्हें आसानी से नहीं जाने देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आसानी से ऐसे पूर्व मामलों को होने की अनुमति नहीं दे सकते। आकर्ष ने थोड़ी देर इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि सुमित चंद्र की बात समझ में आ रही थी। पूर्व मामला होना पहले से ही नियमों के खिलाफ था। अगर वह समझौते को पूरा करने में विफल रहा तो प्रभाव बहुत बड़ा होगा। यदि हम इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो यदि आकर्ष वरिष्ठ अधिकारियों में से एक होता तो योगदान हॉल की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वह दूसरों को उनके बारे में बुरा बोलने से रोकने के लिए मुर्गे को मारकर बंदर को डराने को तैयार होता। सुमित चंद्र ने कहा, ये चेन, तुम पूर्वज मार्शल आंटी से समय सीमा बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कहते? जब वे दोनों बात कर रहे थे, पक्षियों का एक बड़ा झुंड आकाश से झपट्टा मारकर नीचे आया। इन पक्षियों ने बहुत अच्छा समय चुना था उसी क्षण जब सुमित चंद्र व्यस्त था। सुमित चंद्र पहले से ही बुरे मूड में था। जब उसने स्थिति देखी तो वह कोसने लगा, कमीनों के झुंड, अभी तक नहीं हुआ तुम्हारा। श्वा श्वा, सुमित चंद्र ने अपनी उंगली फोड़ी और कई पत्थर निकल गए। तुरंत कुछ पक्षी आकाश से गिर गए। कुछ और श्वा की आवाजें हुईं और पक्षियों का झुंड पूरी तरह से डर गया। बेहतरीन उंगली तकनीकें, वरिष्ठ भाई। आज रात हमारे पास फिर से पक्षी का मांस है। ती ही, एक हर्षित और हल्का फुल्का स्वर सुनाई दिया। ये शियाओ युहुआन खुशी से बोल रही थी क्योंकि उसने जमीन पर पड़े पक्षियों को उठाया। ये देखकर कि शियाओ युहुआन अभी भी आने की हिम्मत कर रही थी, सुमित चंद्र ने जल्दी से उसे भगाया और कोसते हुए बोला, छोकरी, अब भी दिखने की हिम्मत करती है। देखता हूं मैं तुझे पीट पीट कर मार देता हूं या नहीं। वरिष्ठ भाई, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सुअर जैसा सिर वास्तव में चरित्र से भरा है। कौन जानता है, शायद वरिष्ठ बहन चंद्रकला वर्मा इसे अद्वितीय पाएं और तुमसे प्यार करने लगें। उन दोनों को इधर उधर भागते देख आकर्ष मुस्कुराया। फिर वह मुड़ा और शेन मांजुन के मंडप में वापस चला गया। उसने ये भी महसूस किया कि समय सीमा बढ़ाने के लिए शेन मांजुन से फिर से मिलना सबसे अच्छा होगा। क्या पूर्वज मार्शल आंटी पहले ही जा चुकी हैं? वह कब वापस आएंगी? जब आकर्ष मंडप में वापस पहुंचा तो द्वार पर मौजूद नौकरानी ने उसे बताया कि शेन मांजुन उसके तुरंत बाद चली गई थीं। मुझे नहीं पता, शायद 1-2 दिन या शायद 3-5 महीने। पूर्वज मार्शल आंटी जब बाहर जाती हैं तो किसी दिनचर्या का पालन नहीं करती प्रतीत होती हैं। आकर्ष केवल लाचारी से युवती शिखर से नीचे उतर सका। अन्य शिखरों के शिष्यों की विशाल भीड़ अभी भी शिखर के नीचे इंतजार कर रही थी। आकर्ष ने उनकी अनदेखी की और सीधे मेघदूत शिखर की ओर चल दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण काम यह था कि जल्दी से सौंदर्य पोषण गोली बनाई जाए। फिर उसे मुसीबत में पड़ने से पहले 1 महीने के भीतर 500 योगदान अंक प्राप्त करने का एक तरीका सोचना था। आधे रास्ते में आकर्ष अचानक रुक गया। वह मुड़ा लेकिन किसी को नहीं देखा। अचानक उसने कहा,
मित्र, इतनी देर से मेरा पीछा करने के बाद अब सामने आ जाने का समय आ गया है। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आकर्ष ने अपने दिल में संदेह से सोचा, क्या मैंने गलत महसूस किया? युवती शिखर छोड़ने के बाद से उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आकर्ष ने क्षेत्र को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय का कुछ बार उपयोग किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा सका। हालांकि वह अब अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय पर पूरा भरोसा रखने की हिम्मत नहीं करता था। जब वह दुष्ट व घाटी में था तो वह अपना पीछा कर रहे मार्शल संत को महसूस नहीं कर सका। अपने आप को दोहराने के बाद भी कोई सामने नहीं आया। आकर्ष अब परवाह नहीं कर सकता था। अब हर कोई जानता था कि पुराने शिखर स्वामी अभी भी मेघदूत शिखर में थे। इस समय उसके साथ मुसीबत ढूंढने वाला कोई नहीं होना चाहिए था। जैसे ही आकर्ष मुड़ा, एक आकृति मजबूती से जमीन पर उतरी। आकर्ष ने खुद को तैयार किया और जल्दी से मुड़ा। जब उसने स्पष्ट रूप से देखा कि यह कौन था तो उसे सिरदर्द होने लगा। यदि यह व्यक्ति वास्तव में उसके साथ मुसीबत ढूंढना चाहता था तो इस व्यक्ति के लिए मेघदूत शिखर के पुराने शिखर स्वामी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह व्यक्ति बस वहां खड़ा था और आकर्ष को देख रहा था, और आकर्ष यह नहीं बता सका कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा था। वातावरण अजीब लग रहा था। आकर्ष ने देखा कि हिमांशी ठाकुर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उसके खिलाफ कोई हरकत करने वाली है। यह उसके लिए काफी अप्रत्याशित था। उन दोनों ने एक दूसरे को काफी देर तक देखा। अंत में हिमांशी ठाकुर विरोध नहीं कर सकी और पूछा, ये चेन, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने मुझे दूसरे दिन हिमांशी तेजस्वी से बचाया था? हालांकि वह काफी संदेह में था कि उसे कैसे पता चला। यह एक अच्छी बात थी। शायद वे उनके बीच की गलतफहमी को दूर कर सकते थे। रश ने उदासीनता से कहा, तुम ऐसा कह सकते हो। तुमने मुझे क्यों बचाया? आकर्ष ने हल्की मुस्कान दी, उस समय तुमने मुझे पानी के तालाब में पागलपन ऊर्जा विचलन से बचाया था। तुमने गलती से एक बार मुझे बचा लिया और मैंने एक बार तुम्हें बचा लिया। अब हम बराबर हो गए हैं। जब हिमांशी ठाकुर ने यह सुना तो वह मुस्कुराए, भले ही तुमने मुझे बचाया, तुमने स्थिति का फायदा क्यों उठाया और मुझे चूम लिया? ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कामुक कमीना कहकर गलत नहीं समझा था। बकवास, मैं पकड़ा गया। आकर्ष ने कुछ अजीब से कहा, क्या मैंने ऐसा किया? मुझे याद नहीं लगता। शायद तुम गलत हो। क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? ये सोचना कि तुम्हारे पास मुझे चूमने की बात स्वीकार करने की भी हिम्मत नहीं है। हिमांशी ठाकुर के भाव बदल गए क्योंकि उसने उदास स्वर में कहा। आकर्ष केवल अपने शब्दों को वापस ले सका, तुम बदसूरत नहीं हो, मैंने वास्तव में तुम्हें चूमा था। अचानक हिमांशी ठाकुर आकर्ष की ओर दौड़ी और हवांग डांग की आवाज के साथ अपनी तलवार म्यान से खींच ली। तलवार की रोशनी बहुत चकाचौंध थी। यह एक तेज हवा लाई क्योंकि उसने आकर्ष की ओर हिंसक रूप से प्रहार की। वह पहले ठीक लग रही थी, फिर भी उसने अचानक हमला कर दिया। आकर्ष वास्तव में समझ नहीं सका। उसने 3 प्रवाह में बादल छवियां को क्रियान्वित किया और एक सागर में बदल गया। तलवार धीरे से चली, पानी के फुहारे की तरह। पानी की तरह पूर्णता, ये कई चीजों के लिए फायदेमंद है और उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करती है। हालांकि ऐसा लगता था कि यह प्रतिस्पर्धा नहीं करती, ये प्रतिस्पर्धा न करके प्रतिस्पर्धा करती है। चाहे कोई भी ताकत कितनी भी मजबूत क्यों न हो, यह एक बड़ी लहर पैदा नहीं कर सकती। पानी की तरह पूर्णता, ये कई चीजों के लिए फायदेमंद है लेकिन उन्हें बाधित नहीं करती है। ऐसा लग सकता है कि यह बाधित नहीं करती और फिर भी यह बाधित न करके बाधित करती है। चाहे कोई ताकत कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह लहरें पैदा नहीं कर पाएगी। भले ही इसने एक लहर पैदा कर दी, ये जल्दी से शांत हो जाएगी। तुम पर्वतों को विभाजित करने और समुद्रों को चीरने के लिए हजारों पुरुषों और घोड़ों के साथ शानदार सेनाओं का उपयोग कर सकते हो, लेकिन मैं अचल रहता हूँ, बाधित न करके बाधित करता हूँ। ये 3 प्रवाह में बादल छवियां का सत्य था। बचाव करते हुए पलटवार करना, न बदल कर 10,000 परिवर्तनों से निपटना। डैंग, हिमांशी ठाकुर ने एक कदम पीछे लिया, उसके चेहरे पर आश्चर्य था। 3 महीने पहले वह अभी भी आसानी से आकर्ष को उड़ा सकती थी। भले ही वह अब एक निम्न श्रेणी मार्शल संत थी, वह उसे पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सकी। हिमांशी ठाकुर ने अपने पैरों को जमीन से धक्का दिया और अपनी तलवार से फिर से आकर्ष की ओर प्रहार किया। आकर्ष ने थोड़ी भौहें सिकुड़ी और हवांग डांग की आवाज के साथ अपनी तलवार खींची।
इस बार उसने उसकी तलवार से परहेज नहीं किया। हिमांशी ठाकुर के हमले में कोई हत्या का इरादा नहीं था। अगर वे लड़ते तो इसे समाप्त होने में काफी समय लगता। आकर्ष के पास वास्तव में बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं था और केवल जोखिम लेने की कोशिश कर सकता था। वास्तव में हिमांशी ठाकुर की तलवार का फल आकर्ष के माथे से आधा इंच दूर रुक गया। जिस क्षण तलवार रुकी, एक हिंसक हवा आकर्ष पर चली जिससे उसके बाल पीछे की ओर उड़ गए। क्या तुम मुझे मार डालने से नहीं डरते? हिमांशी ठाकुर ने ठंडेपन से कहा। चुनने के लिए इतने सारे गुरुओं में से तुमने रोहिणी सिंह को चुना। आकर्ष के भाव ठंडे हो गए। ये कुछ ऐसा था जिसे सुनना वह पसंद नहीं करता था। उसने उदासीनता से कहा, मैं जो भी गुरु चाहूं चुनना मेरी स्वतंत्रता है। मेरा मानना है कि शिकायतें सुलझ गई हैं। मैंने तुम्हें पहले मुझे मारने का अवसर दिया था, लेकिन तुमने इसे नहीं लिया। उस स्थिति में मैं पहले चलता हूँ। कुछ कदम पीछे लेने के बाद आकर्ष मुड़ा और नील ड्रैगन बादल विचरण कला को क्रियान्वित किया। फिर वह जमीन के साथ उड़ गया और जल्द ही हिमांशी ठाकुर की दृष्टि से गायब हो गया। जैसे ही हिमांशी ठाकुर ने आकर्ष को जाते देखा, वह धीरे से मुस्कुराई, करतूत करके भाग जाना। ऐसा कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। रोहिणी सिंह, देखते हैं कि इस बार तुम मुझसे कैसे प्रतिस्पर्धा करने वाली हो। आकर्ष के मेघदूत शिखर पर लौटने के बाद वह हिमांशी ठाकुर के बारे में नहीं सोचना चाहता था। उसने सावधानीपूर्वक सौंदर्य पोषण गोली बनाने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि इस गोली की श्रेणी अधिक नहीं थी, इसके लिए आवश्यक सामग्री दुर्लभ थी और इसे बनाना मुश्किल था। सामग्रियों में जड़ी बूटियों की एक निश्चित आयु होनी चाहिए थी। विफलता को रोकने के लिए उसने सामग्री के कुल 5 सेट तैयार किए थे। यही कारण था कि जड़ी बूटियां इतनी महंगी थीं। जब आकर्ष ने नील ड्रैगन औषधि कड़ाही निकाली तो फाल्गुनी दीक्षित की आकृति उसके दिमाग में आई। उसने एक हल्की मुस्कान दिखाई क्योंकि उसने अपने विचारों को याद किया। ऐसा लगता है कि मैंने लंबे समय से नई गोलियां नहीं बनाई हैं। मुझे आश्चर्य है कि सफलता दर कैसी होगी। आकर्ष ने ब्रह्मांड अंगूठी में सेट दर सेट जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें मेज पर व्यवस्थित किया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सौंदर्य पोषण गोली बनाने के चरणों को ध्यान से याद किया। कुछ ही देर बाद आकर्ष ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। उसने अपनी उंगली फोड़ी और बैंगनी ज्वाला की 6 लकीरें लगभग आधा मीटर अलग गेंदों में बदल गईं जो आकर्ष के चारों ओर तैर रही थीं। अब आकर्ष की साधना महेश्वर नगर में होने की तुलना में बहुत अधिक थी। स्वाभाविक रूप से उसे ऊर्जा के समाप्त होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। न ही उसे नियंत्रण की कमी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता थी और केवल एक ज्वाला को नियंत्रित करने में सक्षम होने के बारे में। जिस क्षण उसने ज्वालाएं छोड़ीं, उसके बाएं हाथ ने मेज को थप्पड़ मारा, कुशलता से 6 प्रकार की जड़ी बूटियों को उड़ने का कारण बना दिया। उनमें से प्रत्येक एक ज्वाला में प्रवेश कर गई और परिष्कृत हो गई। उद्धरण चिन्ह। केवल आकर्ष के एक विचार से उसका आध्यात्मिक कोर ज्वालाओं में प्रवेश कर गया। ये तुरंत 6 जड़ी बूटियों के अंदर चला गया और तेजी से उनका कोर ढूंढ लिया। फिर आकर्ष ने ज्वालाओं को एक सर्पिल तरीके से जलने के लिए हेरफेर किया। 6 ज्वालाएं आकर्ष के चारों ओर तेजी से घूमीं। जड़ी बूटियां ज्वालाओं के भीतर पिघलने लगीं। आकर्ष ने अच्छे समन्वय के साथ काम किया। उसने जल्दी से मेज पर 6 बोतलें रखीं और एक बूंद भी गिराए बिना सभी औषधीय तरल को पकड़ लिया। फिर उसने तुरंत जड़ी बूटियों का एक नया बैच ज्वालाओं में भेज दिया। मेज पर जड़ी बूटियां इस तरह धीरे धीरे गायब हो गईं और बोतलों की संख्या बढ़ गई। जल्द ही सभी औषधि यह तरल का शोधन पूरा हो गया। शोधन का पहला चरण पूरा हो गया था। आकर्ष ने राहत में सांस छोड़ी। उसने अपनी दाहिनी तर्जनी फैलाई और आग एक साथ एकत्रित हो गई। 100 की आवाज के साथ वे नील ड्रैगन औषधि कड़ाही में प्रवेश कर गईं। जो संप्रदाय मिशन जारी करता था वह योगदान हॉल व्यस्त स्वर्ग दर्शन मंच पर स्थित था। ये वह ही था जो आकर्ष सिंघानिया ने रास्ते में दूसरों से सुना था। मेघदूत शिखर से उतरने के बाद आकर्ष ने तुरंत और जल्दी से स्वर्ग दर्शन मंच के लिए प्रस्थान किया। मेघालय पर्वतमाला के भीतर स्वर्ग दर्शन मंच अत्यंत आकर्षक था। विशाल मंच कहीं से भी देखा जा सकता था, चाहे आप कितने भी दूर क्यों न हों। एक कहावत थी, पहाड़ दूर से पास दिखता है पर उस तक पहुंचने की पैदल यात्रा थका देने वाली होती है।
स्वर्ग दर्शन मंच मेघदूत शिखर से आसानी से दिख जाता था, लेकिन आकर्ष को पूरी ताकत से दौड़ने के बावजूद उसकी तलहटी तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए। पिछली बार जब वह स्वर्ग दर्शन मंच आया था, तो वह गजेंद्र वर्मा की जैड नाव पर सवार हुआ था। यह अत्यंत सुविधाजनक था। आज उसे जिस परेशानी से गुजरना पड़ा, उसके विपरीत। जब वह पहाड़ की तलहटी में पहुंचा, तो उसने ऊंचे स्वर्ग दर्शन मंच की ओर देखा। जब उसे याद आया कि उसे पूरे रास्ते शिखर तक चढ़ना है, तो वह सिरदर्द महसूस किए बिना नहीं रह सका। ये छोटा भाई स्वर्ग दर्शन मंच जा रहा है न? क्यों न तुम मेरे उड़ने वाले आत्मा जानवर पर सवार हो जाओ। तुम्हें बस 2 निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर देने होंगे। छोटे भाई, मेरे पर सवार हो जाओ। मैं तुमसे केवल 1 निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर लूंगा। इसके अलावा मेरा उड़ने वाला आत्मा जानवर उसके मुकाबले तेज है। जैसे ही आकर्ष ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था, लोगों के एक समूह ने अचानक उसे घेर लिया। इस समूह के प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक उड़ने वाला आत्मा जानवर था। वे एक टैक्सी व्यवसाय चला रहे प्रतीत हो रहे थे। हालांकि कीमत चौंकाने वाली थी। बस एक यात्रा के लिए 1 निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर की आवश्यकता होगी। ये हवाई जहाज पर सवार होने से कहीं अधिक महंगा था। अंत में आकर्ष ने 1 निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर खर्च किया और पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक उड़ने वाला आत्मा जानवर किराए पर लिया। अपनी गति से उसने अनुमान लगाया कि जब तक वह स्वर्ग दर्शन मंच पहुंचेगा, तब तक रात हो चुकी होगी। ये समय के लायक नहीं था। इसके अलावा उसके पास आत्मा पत्थरों की कमी नहीं थी। उसे अभी पहले उनका एक बड़ा हिस्सा मिला था। उसकी ब्रह्मांड अंगूठी में आत्मा पत्थरों की एक बड़ी मात्रा थी। इस प्रकार उसे एक का उपयोग करने में कोई कसर महसूस नहीं होगी। उस व्यक्ति ने आत्मा पत्थर स्वीकार कर लिया और तुरंत आकर्ष को अपने उड़ने वाले आत्मा जानवर पर बैठने के लिए कहा। उसका आत्मा जानवर काफी विशेष था। यह एक हवा गुण वाला पक्षी था। इसने अपने पंख फड़फड़ाए, धूल का एक बड़ा बादल उड़ाया और आकाश में उड़ गया। ये बहुत तेज गति से स्वर्ग दर्शन मंच की ओर बढ़ा, जैसा कि उस व्यक्ति ने वादा किया था। आकर्ष ने इसे अजीब पाया कि इतने सारे लोगों के पास उड़ने वाले आत्मा जानवर थे। उन्होंने उन्हें कैसे प्राप्त किया? सभी वश में करने योग्य आत्मा जानवरों में से उड़ने वाले आत्मा जानवरों का मूल्य सबसे अधिक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें वश में करना सबसे कठिन था। आत्मा जानवर के मालिक ने आकर्ष की उलझन देखी। वह मुस्कुराया और समझाया, हम उन्हें संप्रदाय योगदान अंक के बदले में प्राप्त करते हैं। उन्हें हमारे संप्रदाय के आत्मा जानवर हॉल में प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि इन आत्मा जानवरों की श्रेणी अपेक्षाकृत कम है और वे बहुत उपयोगी नहीं हैं। आकर्ष ने इसे अजीब पाया। उसने पूछा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? उस व्यक्ति ने समझाया, कोई आत्मा रक्त जैद नहीं है और उन्हें छोटे से पाला नहीं गया था। इसलिए जो आत्मा जानवर खरीदे जा सकते हैं, वे श्रेणी 2 से अधिक नहीं होंगे। तुम श्रेणी 2 आत्मा जानवर की ताकत की आसानी से कल्पना कर सकते हो। लड़ाई में इसका उपयोग करना असंभव होगा। अगर ये तुम्हें पीछे नहीं रखता, तो ये पहले से ही एक चमत्कार होगा। इसलिए इसका उपयोग केवल परिवहन के साधन के रूप में किया जा सकता है। और क्या कारण है कि इस पहाड़ की तलहटी में इतने सारे लोग ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं? वे सब बेरहमी से ठगे गए थे। आकर्ष समझ गया कि समस्या आत्मा जानवर की ताकत के कम होने में नहीं थी। ये वास्तव में मालिक के साथ खराब संचार की समस्या थी। इसके लिए एक विशेष विधि की आवश्यकता थी। ये कुछ ऐसा था जो केवल महान तांग राष्ट्र का पशु वशीकरण निवास ही कर सकता था। अन्य राष्ट्रों के लोगों के पास अच्छी वशीकरण विधियां नहीं थीं। उनके लिए अपने आत्मा जानवरों को कुछ सरल आदेश समझने के लिए प्रशिक्षित करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत अच्छा था। हालांकि ये व्यक्ति इसके बारे में बात करते समय बहुत उत्साहित लग रहा था। आकर्ष ने उसे टोकना उचित नहीं समझा, इस प्रकार उसने उसे बात करते रहने दिया। कुछ समय बाद वे शिखर पर पहुंच गए। आकर्ष ने उसे धन्यवाद दिया और फिर तुरंत योगदान हॉल के स्थान के बारे में पूछताछ की। स्वर्ग दर्शन मंच का आकार एक छोटे शहर से अधिक था। हर जगह शानदार इमारतें थीं। हालांकि वे सभी अव्यवस्थित थीं, फिर भी वे आकर्षक लग रही थीं। लोग इधर उधर घूम रहे थे और यह हलचल भरा था। योगदान हॉल का स्थान पता करने के बाद आकर्ष ने धीरे धीरे उसकी ओर टटोलते हुए चलना शुरू कर दिया। यह उसकी पहली बार वहां जा रहा था, इसलिए वह रास्ता नहीं जानता था। काफी देर चलने के बाद उसे आखिरकार योगदान हॉल मिल ही गया। योगदान हॉल, ये कैसी जगह होगी?
आकर्ष अपने दिल में प्रत्याशा के साथ अंदर दाखिल हुआ। योगदान हॉल के अंदर आने जाने वाले बहुत सारे लोग थे। क्या मैं गलत जगह आ गया? आकर्ष ने आश्चर्य से अपने आसपास का निरीक्षण किया। महान हॉल मेजों से भरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक पर लोगों के समूह बैठे थे। वे सभी खा पी रहे थे और धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। अगर वेटर होते तो ये बिल्कुल एक रेस्तरां जैसा होता। इसके अलावा ये सबसे साधारण प्रकार का होता, क्योंकि इसमें कोई भव्य सजावट नहीं थी। हालांकि यदि कोई ध्यान से देखे तो वे पाएंगे कि यहाँ का वातावरण उन रेस्तरां से अलग था। यहाँ कोई जोर जोर से बातचीत नहीं हो रही थी। यहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा होने के बावजूद कोई केवल कुछ हल्की फुसफुसाहट ही सुन सकता था। साथ ही हर कोई एक अस्पष्ट हत्या की भावना उत्सर्जित कर रहा था। जब हॉल में सारी हत्या की भावना एकत्रित हुई तो ये हजारों धाराओं की तरह थी, जो एक सागर बनाने के लिए एक साथ आ रही थीं। अपेक्षाकृत कम ताकत वाले लोगों के लिए वे इस उमड़ती हत्या की भावना से तुरंत बेहोश हो जाते। आकर्ष शांत रहा और उसने ध्यान दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह जगह उतनी सरल नहीं थी जितना उसने सोचा था। उसने चंद्र छाया तलवार को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे काउंटर की ओर चल दिया। महान हॉल में मेजें व्यवस्थित तरीके से लगाई गई थीं। उनके बीच में एक चौड़ा रास्ता था। जब आकर्ष उस पर चल रहा था तो उसे यह अजीब लगा, वह रास्ते पर अकेला था। डैंग! एक तलवार हवा में से गुजरी और उसकी ओर उड़ी। आकर्ष ने अपनी चंद्र छाया तलवार निकाली और आसानी से उस तलवार को विक्षेपित कर दिया। जैसे ही वह तलवार जमीन पर गिरने वाली थी, एक मजबूत चूषण बल ने उसे खींच लिया। तलवार का मालिक सहस्र शिखर की वर्दी पहने एक पुरुष था। उसने आकर्ष को एक ठंडी नज़र दी और कहा, ये जंगली छोकरा कहाँ से आया? क्या तुम नियम नहीं जानते? क्या मिशन प्राप्त करने की तुम्हारी बारी है? आकर्ष ने आवाज के स्रोत की दिशा में देखा। उस दिशा में सहस्र शिखर की वर्दी पहने लगभग 10 आंतरिक शिष्य थे। वे सभी आकर्ष को हत्या के इरादे से देख रहे थे। स्वर्गीय तलवार मंडप ने कभी भी अपने शिष्यों को लड़ने से मना नहीं किया था, जब तक वे दूसरे व्यक्ति की साधना को नहीं मारते या अपंग नहीं कर देते। विधि प्रवर्तन हॉल इसके बारे में कोई परवाह भी नहीं करता था। कुछ दूर नहीं, किसी ने आकर्ष का मेघदूत शिखर का पहचान पत्र देखा। वह मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका। मैं सोच रहा था कि यह कौन हो सकता है जो नियमों को नहीं जानता। तो यह मेघदूत शिखर से कोई है। तुम मेघदूत शिखर वालों, बस आज्ञाकारी होकर एक मेज ढूंढो और बैठ जाओ। आज वह दिन है जब योगदान हॉल उच्च स्तरीय संप्रदाय मिशन जारी करता है। विभिन्न शिखरों के केंद्रीय शिष्यों द्वारा अपने मिशन स्वीकार कर लेने के बाद तभी योगदान हॉल अपनी सामान्य स्थिति में लौटेगा। चूंकि वे संप्रदाय मिशन थे, उनमें कठिनाई में अंतर होगा। दिए जाने वाले पुरस्कार भी अलग होंगे। उच्च स्तरीय मिशन के पुरस्कार स्वाभाविक रूप से चौंकाने वाले अधिक होते थे। इसके अलावा ये उच्च स्तरीय मिशन हमेशा उपलब्ध नहीं होते थे। वास्तव में वे काफी दुर्लभ थे। जैसा कि कहावत है, बहुत सारे लोग लेकिन बहुत कम मांस। इन उच्च स्तरीय मिशनों को अन्य लोगों द्वारा छीनने से रोकने के लिए 5 महान शिखरों के शिष्यों ने निजी तौर पर नियमों का एक सेट बनाया। हर बार जब कोई उच्च स्तरीय मिशन प्रकट होता था तो इसे विभिन्न शिखरों के केंद्रीय शिष्यों के बीच वितरित किया जाता था। योगदान हॉल के लोगों ने भी इस संबंध में एक आंख बंद रखी। उच्च स्तरीय मिशनों की कठिनाई अधिक थी और नियमित मिशनों की तुलना में निश्चित रूप से बहुत अधिक कठिन थी। यदि केंद्रीय शिष्य उन्हें पूरा कर रहे थे तो वे उन्हें तेजी से पूरा करने में सक्षम होंगे। आकर्ष बुरे समय में आया था। संयोग से आज एक उच्च स्तरीय मिशन आने वाला था। महान शिखरों के केंद्रीय शिष्य वर्तमान में बाहर चर्चा कर रहे थे कि उच्च स्तरीय मिशन को कैसे वितरित किया जाए। परिणाम सामने आने से पहले महान हॉल के सभी आंतरिक शिष्यों ने कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं की। वे एक गलतफहमी पैदा करने से डरते थे, जिससे लोगों को लगे कि वे उच्च स्तरीय मिशनों को हड़पने जा रहे हैं। एक दयालु शिष्य था जिसने आकर्ष को नियमों के बारे में विस्तार से समझाया। उसने आकर्ष को सलाह दी कि वह एक सीट ले ले और उच्च स्तरीय मिशन लिए जाने के बाद मिशन प्राप्त करे। उसे सलाह देने की जहमत मत उठाओ। उसने मेघमाला शिखर के शिखर स्वामी की भी परवाह नहीं की। ये सिर्फ 5 महान शिखरों के केंद्रीय शिष्य हैं। वह उनकी क्यों परवाह करेगा? कोई जो आकर्ष को पहचानता था उसने व्यंग्य से कहा, ये सच है। मुझे लगता है कि उसने शायद ये जानबूझकर किया है। बस एक तुच्छ निम्न श्रेणी मार्शल ग्रैंड मास्टर। मैं उसे एक हाथ से कुचल सकता हूँ।
मुझे विश्वास नहीं होता कि वह एक शिखर मार्शल राजा के साथ मुकाबला कर सकता है, उस सहस्र शिखर के शिष्य ने कहा, जिसने पहले आकर्ष के खिलाफ हरकत की थी। वह पहले से ही एक उच्च श्रेणी मार्शल ग्रैंड मास्टर था, वह आकर्ष से 2 श्रेणियां ऊपर था। वह आकर्ष को उकसाने वाली नज़र से देख रहा था। उच्च स्तरीय मिशन, यदि वास्तव में कोई है, तो मेरे लिए 1 महीने के भीतर 500 योगदान अंक प्राप्त करना संभव हो सकता है। हालांकि यहाँ थोड़ा बहुत शोर लग रहा है। ड्रैगन ग्रहण हाथ, आकर्ष ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा और उसकी आंखों में हत्या का इरादा प्रकट हुआ। एक विशाल काला हाथ कहीं से प्रकट हुआ और भीड़ के पास से उड़ गया। फिर यह नीचे की ओर उस सहस्र शिखर के शिष्य के सिर पर दे मारा। भीड़ तुरंत तितर बितर हो गई। विशाल काला हाथ नीचे उतरा और मेज पर दे मारा। विशाल बल के तहत लकड़ी की मेज एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गई, हवा लकड़ी के टुकड़ों से भर गई। योगदान हॉल के महान हॉल के भीतर सभी ने आश्चर्य से आकर्ष की ओर देखा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आकर्ष हरकत करेगा। आखिरकार वह अकेला था, वह इतने सारे सहस्र शिखर के शिष्यों के बराबरी का मुकाबला कैसे कर सकता था। तुमने वास्तव में मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। अगर मैं तुम्हें बुरी तरह नहीं पीटता और तुम्हें सिखाता नहीं कि अपने वरिष्ठों का सम्मान कैसे करना है, तो मेरा नाम लियाकत सिंह नहीं है, नेता ने कोसते हुए कहा जब उसने आकर्ष को हरकत करते देखा। जैसे ही वह सहस्र शिखर के शिष्यों को आगे बढ़ने के लिए नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा था, एक विशाल काला हाथ अचानक एक दानवीय छाया की तरह उठा और खुद को मुट्ठी में बंद कर लिया। लियाकत सिंह चौंक गया और उस हाथ द्वारा पकड़ लिया गया। आकर्ष ने धीरे से खींचा और एक विशाल बल ने लियाकत सिंह को सामने खींच लिया। फिर आकर्ष ने उसकी छाती पर जोर से मुक्का मारा। विशाल काला हाथ गायब हो गया था। जब आकर्ष की मुट्ठी उसकी छाती पर लगी, तो इससे वह मुंह भरकर खून की उल्टी करते हुए फर्श पर गिर गया। जब लियाकत सिंह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, आकर्ष ने उसकी छाती पर पैर रख दिया और उसे वापस नीचे धकेल दिया। आकर्ष ने अपनी पूरी ताकत इस धक्के में लगा दी, जिससे लियाकत सिंह ने एक और मुंह भर खून की उल्टी की। बस एक छिपकर हमला, ये क्षमता कैसे मानी जाती है? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे जाने दो और फिर से मुझसे लड़ो। लियाकत सिंह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। उसने आकर्ष के पैर का विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आकर्ष 3 साल का बच्चा नहीं था, स्वाभाविक रूप से वह लियाकत सिंह के जाल में नहीं फंसेगा। बगल के 10 सहस्र शिखर के शिष्य जल्दी से दौड़कर आए। चूंकि आकर्ष ने लियाकत सिंह को अपने पैर तले दबा रखा था, उन्होंने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। जब लियाकत सिंह ने स्थिति देखी तो वह चिल्लाया, कुछ करो, ये स्वर्गीय तलवार मंडप है, वह मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेगा, मार डालो। जब भीड़ ने ये सुना तो उन्होंने अब और संकोच नहीं किया। उनकी तलवारें तलवार की रोशनी से चमक उठीं और वे सभी आकर्ष पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। आकर्ष ने हल्की मुस्कान दी और बिना चंद्र छाया तलवार को उसकी म्यान से निकाले ही 3 प्रवाह में बादल छवियां को क्रियान्वित कर दिया। वह एक असीम सागर में बदल गया। वह बिना रुके आ रहे हमलों के खिलाफ भी व्याकुल नहीं हुआ। चंद्र छाया तलवार बहते पानी की तरह थी, जो लगातार दिशा बदलते हुए हल्की लहरें पैदा कर रही थी। आकर्ष पर हमला करने वालों को ऐसा लगा जैसे वे पानी की सतह पर हमला कर रहे हों। उन्होंने पानी की सतह को परेशान कर दिया, बड़ी लहरें पैदा कर दीं। सागर उछल कूद करने लगा। हालांकि थोड़ी देर बाद पानी की सतह शांत हो गई। ये फिर से एक दर्पण की तरह बन गई, बिना किसी लहर के। पानी की तरह पूर्णता, न लड़कर लड़ना। जो हमले आकर्ष की म्यान पर लगे, वे सभी अपने आप वापस उछल गए। उस क्षण हर कोई अविश्वसनीय रूप से चकित था। थोड़ी देर बाद हमलों की एक और लहर आकर्ष पर भेजी गई। पहले की तरह आकर्ष 1 इंच भी नहीं हिला। उसका दिल स्थिर पानी की तरह शांत था। उसकी तलवार की म्यान ने हर हमले को मजबूती से रोक लिया। कड़क। जब हमलों की 5वीं लहर वापस उछल गई, आकर्ष ने सारा धैर्य खो दिया और हवांग डांग की आवाज के साथ चंद्र छाया तलवार खींच ली। जब वह म्यान से बाहर निकली तो एक भेदी ठंडी रोशनी थी। चिंगारी उड़ने में जितना समय लगता, उतने समय में आकर्ष ने अपने दाहिने हाथ में चंद्र छाया तलवार से लियाकत सिंह की ओर नीचे की ओर वार किया। फुट की आवाज के साथ फल की नोक लियाकत सिंह के दिल से 1 इंच बगल में घुस गई। इससे लगातार बड़ी मात्रा में खून बहने लगा। मूल रूप से शांत महान हॉल अब बिल्कुल शांत हो गया था। महान हॉल में सभी के जबड़े खुले के खुले रह गए।
वे सब स्तब्ध थे, मानो उनके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया हो। कौन के कारण सभी ने सोचा कि आकर्ष ने तलवार से लियाकत सिंह का दिल छेद दिया है। उन सभी ने सोचा कि आकर्ष ने तेंदुए की पित्त की थैली खा ली थी। उसने वास्तव में योगदान हॉल में किसी को मारने की हिम्मत कर दी। आकर्ष ने जल्दी से तलवार लियाकत सिंह के शरीर से बाहर निकाली, जिससे बड़ी मात्रा में खून बह निकला। जिस क्षण सहस्रशिखर शिखर के शिष्य व्याकुल हुए, उसने 3 प्रवाह में बादल छवियां को क्रियान्वित कर दिया। आकर्ष की आकृति धुंधली हो गई। ऐसा लगा मानो पूरी जगह आकर्ष की आकृति से भर गई हो। जब सभी आकृतियां वापस एक में विलीन हो गईं, एक तलवार ने हर सहस्रशिखर शिखर के शिष्य की छाती पर वार किया था। उनके सभी घावों पर बिजली नाच रही थी क्योंकि खून लगातार बह रहा था। ये बेहद दर्दनाक था। सभी सहस्रशिखर शिखर के शिष्य जमीन पर गिर गए, लगातार दर्द से कराह रहे थे। ये शांत महान हॉल में बेहद कर्णभेदी था। हू अचानक 2 लोग कहीं से प्रकट हुए और उन्होंने लियाकत सिंह की चोटों की जांच की। उन्होंने जल्दी से उसके कुछ मर्म स्थानों पर दबाव डाला और एक नज़र का आदान प्रदान किया। उन्होंने अन्य घायल लोगों की अनदेखी की और पीछे हट गए। आकर्ष समझ गया कि ये 2 लोग योगदान हॉल के रक्षक थे। अगर उसने वास्तव में लियाकत सिंह को मार डाला होता तो वे बिना कुछ किए नहीं देखते। आकर्ष ने सबकी निगाहों की अनदेखी करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। उसने सब कुछ पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, जिसमें 5 महान शिखरों ने अपने लिए जो नियम बनाए थे वे भी शामिल था। वह ये देखने के लिए तैयार था कि किस प्रकार का उच्चस्तरीय मिशन उपलब्ध है। आकर्ष की राय में चूंकि यह योगदान हॉल का मिशन था, हर किसी को इसे लेने का अधिकार था। इन मिशनों पर एकाधिकार करना एक प्रकार की बदमाशी थी। इसके अलावा आकर्ष को सख्त जरूरत थी योगदान अंक की। भले ही उसे इन लोगों को नाराज करना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह पहले ही इन लोगों को स्वर्गारोहण मंच पर नाराज कर चुका था, इस प्रकार इससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी आंखें बंद किए बैठा था। आकर्ष सिंघानिया सामने गया और काउंटर पर खटखटाया। उसने कहा, बहाना बनाना बंद करो, मैं मिशन लेने आया हूं। बूढ़े ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें सुस्त थीं, मानो वह अभी अभी उठा हो। वह मुस्कुराया, मैं बस थोड़ा ऊब गया था, बस इतना ही। सोने का नाटक नहीं कर रहा था। ये तुम्हारा पहली बार मिशन लेने का मौका है, पहले अपना पहचान पत्र मुझे सौंपो। बूढ़े ने आकर्ष द्वारा सौंपा गया पहचान पत्र लिया। उसने एक नज़र देखी और कहा, मेघदूत शिखर आकर्ष सिंघानिया। मैं कुछ समय से बाहर नहीं गया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेघदूत शिखर ने पहले ही किसी को भर्ती कर लिया होगा। पहले पहचान पत्र मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे दर्ज कर लूँगा। मिशन लेने के लिए दूसरी मंजिल पर जाओ। दूसरी मंजिल? कैसी दूसरी मंजिल? आकर्ष ने चारों ओर देखा लेकिन कोई सीढ़ी नहीं देखी। वह संदेह से बूढ़े व्यक्ति को देखे बिना नहीं रह सका। बूढ़ा आकर्ष का पहचान पत्र पकड़े हुए था और उस पर कुछ उकेर रहा था। जब उसने आकर्ष को अपनी ओर देखते देखा तो उसे कुछ याद आया और उसने कहा, मैं भूल गया, ये तुम्हारा पहली बार यहाँ आना है। बस उस दरवाजे को धक्का दो, अंदर जाओ और फिर तुम उसे देख लोगे। आकर्ष ने उस दिशा में देखा जिधर बूढ़ा इशारा कर रहा था। काउंटर के पीछे छाया में एक दरवाजा छिपा हुआ था। दरवाजा बहुत छिपा हुआ था और अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे पता नहीं चलता। आकर्ष दरवाजे के पास गया और उसे खोला, फिर सलाह के अनुसार उसमें दाखिल हो गया। फर्श पर पैर रखने से पहले आकर्ष ने थोड़ा चकाचौंध महसूस किया। उसके सामने का दृश्य बदल गया और वह एक विशाल पुस्तकालय में कदम रख चुका था। यहाँ वास्तव में एक छोटा स्थानिक निर्माण है, आकर्ष ने आश्चर्य से सोचा। फिर उसने जगह का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। सामने लोगों की एक कतार थी जो तेजी से कुछ लिख रहे थे। संदेशवाहक कबूतर लगातार अंदर और बाहर उड़ रहे थे। ये वातावरण स्पष्ट रूप से सीलबंद था, लेकिन आकर्ष नहीं जानता था कि ये संदेशवाहक कबूतर अंदर कैसे आए। ध्रुवतारा शिखर के प्रथम वरिष्ठ ने एक मिशन जारी किया है। उन्हें एक श्रेणी 4 आत्मा जानवर के आत्मा कोर की आवश्यकता है। इसे जल्दी दर्ज करो। सामान्य मिशन स्तर 5 योगदान अंक। युवती शिखर, उन्हें फिर से जड़ी बूटी क्षेत्रों की देखरेख के लिए किसी की आवश्यकता है। पहले की तरह सरल कठिनाई। आधे महीने के लिए 5 योगदान अंक। आत्मा जानवर हॉल के लोगों को 10 श्रेणी 5 आत्मा जानवरों के बच्चों को पकड़ने की आवश्यकता है। मिशन कठिनाई कठिन।
प्रत्येक बच्चे के लिए 15 योगदान अंक मिलते हैं। संदेशवाहक कबूतरों को प्राप्त करने वाले लोगों ने जल्दी से पत्रों की सामग्री पढ़ी। तुरंत कोई उसे दर्ज कर लेता। इसी तरह योगदान हॉल संचालित होता था। ये दर्ज किए गए मिशन फिर अगले स्तर पर एक और अनुमोदन से गुजरने के लिए भेजे जाते थे, ये देखने के लिए कि क्या कठिनाई और पुरस्कार उचित थे। दूसरे अनुमोदन के बाद अभी भी अंतिम अनुमोदन होता था। हालांकि ये केवल कठिन श्रेणी के मिशनों के लिए था। कठिन से नीचे के मिशन दूसरे अनुमोदन के बाद जारी किए जा सकते थे। संप्रदाय मिशनों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता था: मूल स्तरीय, उच्च स्तरीय और विशेष स्तरीय। प्रत्येक स्तर को फिर सरल, सामान्य या कठिन के रूप में उपवर्गीकृत किया गया था। आकर्ष उस स्थान पर गया जहां मिशन जारी किए जाते थे, एक लकड़ी की दीवार के सामने। योगदान हॉल का एक कर्मचारी, जो छोटी ईशान जारी करने का प्रभारी था, दीवार के पीछे था। उस व्यक्ति ने लकड़ी की दीवार में खिड़की से बाहर देखा और आकर्ष को देखा। उसने पूछा, क्या तुम मिशन लेने आए हो? ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से जानता था कि मेघदूत शिखर और युवती शिखर के अलावा अन्य 5 शिखरों ने नियम निर्धारित किए थे। जब उसने आकर्ष का चेहरा देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह 5 शिखरों के केंद्रीय शिष्यों में से एक नहीं था। इस प्रकार उसे संदेह हुआ। आकर्ष ने सिर हिलाया, मुझे उच्च स्तरीय मिशनों की विस्तृत सूची दो। तुम किस शिखर के शिष्य हो? मुझे अपना पहचान पत्र दिखाओ। उस व्यक्ति ने तुरंत आकर्ष के अनुरोध पर सहमति नहीं दी। आकर्ष थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने कहा, मैं मेघदूत शिखर का शिष्य हूँ। मेरा नाम आकर्ष सिंघानिया है। यह मेरा पहली बार संप्रदाय मिशन लेने आना है। मेरा पहचान पत्र नीचे वाले बूढ़े को दे दिया गया है। मेघदूत शिखर, उस व्यक्ति ने अजीब तरीके से कहा, थोड़ी देर रुको, मुझे जाकर इसकी पुष्टि करने दो। आकर्ष ने अपने दिल में थोड़ा गुस्सा महसूस किया। उसे आखिरकार समझ में आया कि रोहिणी सिंह इतनी मेहनत क्यों करती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेघदूत शिखर के शिष्य के रूप में वह जहां भी जाता, लोग उसके लिए मुश्किलें पैदा करते। वह व्यक्ति वरिष्ठों के साथ चर्चा कर रहा प्रतीत हुआ। काफी देर बाद वह खिड़की पर लौटा और आकर्ष को एक सूची सौंपी। ये वे उच्च स्तरीय मिशन हैं जो आज जारी किए गए हैं। एक नज़र देख लो। आकर्ष ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। उसने इसे लिया और ध्यान से देखा। सूची पर कुल 10 मिशन थे और उनकी कठिनाई थोड़ी अधिक थी। अपवाद की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए आकर्ष ने पहले उन मिशनों को हटा दिया जो स्पष्ट रूप से पूरा करना असंभव थे, जैसे एक सप्ताह के भीतर 10 श्रेणी 6 आत्मा जानवरों को मारना। उन्हें हटाने के बाद केवल 5 मिशन बचे थे। आकर्ष ने उन मिशनों को भी हटाना जारी रखा जिनमें उसे किसी और के साथ काम करने की आवश्यकता थी। इसके बाद केवल 3 मिशन बचे थे। 1 महीने के लिए आत्माशिरा की रखवाली करना, पूरा होने पर 800 योगदान अंक पुरस्कार। 100 श्रेणी 5 आत्मा जानवरों को मारना, कोई समय सीमा नहीं, आत्मा जानवर के प्रकार पर कोई सीमा नहीं, पूरा होने पर 1000 योगदान अंक पुरस्कार। और 1 श्रेणी 7 जड़ी बूटी यमुना घास चुनना, कोई समय सीमा नहीं, पूरा होने पर 2000 योगदान अंक पुरस्कार। कोई आश्चर्य नहीं कि इन उच्च स्तरीय संप्रदाय मिशनों पर लोगों का एकाधिकार होगा। पुरस्कार बहुत आकर्षक थे। यहाँ तक कि सबसे कम वाले का पुरस्कार भी 800 योगदान अंक था। आकर्ष ने कुछ देर ध्यान से सोचा, फिर आखिरकार आत्माशिरा की रखवाली करने वाला मिशन चुना। उसने अपवाद की वही प्रक्रिया इस्तेमाल की थी। हालांकि आत्मा जानवरों को मारने वाले मिशन पर कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन इसे 1 महीने के भीतर खत्म करना निश्चित रूप से असंभव था। जहां तक यमुना घास चुनने के मिशन की बात थी, आकर्ष केवल सिर हिलाकर कड़वी मुस्कान दे सका। हालांकि पुरस्कार चौंकाने वाले अधिक थे, वह ये भी नहीं जानता था कि यह कहाँ उगती थी। वह इसे कैसे चुन सकता था? आत्माशिरा की रखवाली करने का मतलब स्वर्गीय तलवार मंडप की आत्मा पत्थर की खान की रखवाली करना था। 1 महीने तक इसकी रखवाली करने के अलावा कोई अन्य अनिवार्य उद्देश्य नहीं थे। उसे बस 1 महीने तक इसकी रखवाली करनी थी। हालांकि पुरस्कार अधिक नहीं था, यह आकर्ष के लिए पर्याप्त से अधिक था। मैं आत्माशिरा की रखवाली चुनता हूँ। यह मेरा पहली बार मिशन स्वीकार करना है। प्रक्रियाएं क्या हैं? आत्माशिरा की रखवाली, बस यहाँ हस्ताक्षर कर दो। कल सुबह आ जाना। यह मिशन लेने वाले लोगों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। जब सब इकट्ठा हो जाएंगे तब हम रवाना होंगे। जहाँ तक प्रक्रिया की बात है, बस ये लकड़ी का टोकन नीचे ले जाना। मिशन देने वाले ने एक अनुबंध निकाला और आकर्ष से उस पर हस्ताक्षर करने को कहा।
फिर उसने उसे एक उत्कृष्ट लकड़ी का टोकन सौंपा। आकर्ष ने इसे लिया और एक नज़र देखी। उस पर शब्दों की एक श्रृंखला खुदी होने के अलावा इसमें कुछ खास नहीं था। हालांकि जब आकर्ष ने इसे अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय से स्कैन किया तो वह उसमें ऊर्जा का एक मजबूत तार महसूस कर सका। वेंग, आकाश से ऊर्जा का एक तार आया और योगदान हॉल के माध्यम से गुजरा। आकर्ष के सिर में दाखिल हुआ। जल्दबाजी में कुछ मत करो। आकर्ष चौंक गया और जल्दी से अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय वापस खींच ली। उसने ध्यान से अपने आसपास का निरीक्षण किया लेकिन उसे ध्यान देने वाला कोई नहीं मिला। उसके बाद जल्दी से वह आलस से निकल गया। ऊर्जा के उस तार का मालिक बहुत मजबूत था। ये संभव था कि उसने सोचा कि आकर्ष उसमें ऊर्जा बदलने का इरादा कर रहा था। इस प्रकार उसने उसे तुरंत चेतावनी जारी कर दी। स्वर्गीय तलवार मंडप में बहुत अधिक छिपी हुई प्रतिभाएं थीं। आकर्ष ने अपने दिल में भय महसूस किया और उसने अब अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय जारी करने की हिम्मत नहीं की। उसने वह दरवाजा खोला जिससे वह अंदर आया था और तुरंत नीचे भेज दिया गया। श्वा, एक चांदी का पहचान पत्र उड़ता हुआ आकर्ष की ओर आया। उसने उसे पकड़ा और एक नज़र देखी, ये देखते हुए कि यह उसका अपना पहचान पत्र था। बूढ़ा आकर्ष पर मुस्कुराया और कहा, युवक, तुम अब जा सकते हो। याद रखना, टोकन में ऊर्जा के तार को जल्दबाजी में मत छूना, नहीं तो कोई आपदा खड़ी हो सकती है। आकर्ष के भाव गंभीर हो गए। यह एक विशेषज्ञ था जो खुद को एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। तो ऊर्जा का तार उसके सामने इस बूढ़े व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया था। आकर्ष ने सिर हिलाया और योगदान हॉल छोड़ने की तैयारी की। जब आकर्ष प्रकट हुआ तो उनकी मेज से लोगों का एक समूह तुरंत उठ खड़ा हुआ। वे सभी धमकी भरे अंदाज में आकर्ष की ओर बढ़े। हालांकि उन सभी ने अलग अलग वर्दियां पहनी थीं, उन सभी के कॉलर पर 3 सुनहरी रेखाएं थीं। जाहिर है, ये स्वर्गीय तलवार मंडप के केंद्रीय शिष्य का निशान था। ये लोग सभी कम से कम शिखर मार्शल ग्रैंड मास्टर थे, मार्शल संत बनने से केवल एक कदम दूर थे। आकर्ष के भाव ठंडे हो गए। वह जानता था कि उनके इरादे अच्छे नहीं थे। हालांकि वह उनसे नहीं डरता था। वह आगे बढ़ा और उनका सामना किया। वर्तमान में मार्शल ग्रैंड मास्टर विरासत में मिली मार्शल स्पिरिट वालों के अलावा उस पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डाल सकते थे। तुम आकर्ष सिंघानिया हो, उनमें से एक, जिसने सहस्र शिखर की वर्दी पहनी थी, आगे बढ़ा और आकर्ष से कठोरता से कहा। वह आकर्ष को घूरते हुए हत्या का इरादा उत्सर्जित कर रहा था। हाँ, मेरा नाम याद रखना, योगीश वर्मा। तुम जा सकते हो। और योगीश वर्मा के बोलना समाप्त करने से पहले आकर्ष मुस्कुराया और जल्दी से अपनी तलवार खींच ली। एक तीव्र ठंडी रोशनी योगीश वर्मा की ओर उड़ी। ये देखकर कि आकर्ष ने वास्तव में पहला हमला किया, योगीश वर्मा के होंठ एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। उसके हाथ में 2 50 सेंटीमीटर लंबी छोटी तलवारें दिखाई दीं। उसके दाहिने हाथ ने हवा में धीरे से घुमाया और चंद्र छाया तलवार से प्रकाश को विक्षेपित कर दिया। उसके बाएं हाथ में छोटी तलवार बिजली की गति से हमला करते हुए आकर्ष की छाती की ओर भोंक दी गई। ये पहली बार था जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो 2 तलवारें चलाता था और वह उनसे लड़ने का आदी नहीं था। आकर्ष केवल पहले बच सका और फिर नील ड्रैगन बादल विचरण कला को क्रियान्वित किया। उसने अपने पैरों को जमीन से धक्का दिया और उसकी आकृति एक जल ड्रैगन में बदलती प्रतीत हुई क्योंकि वह एक चाप में घूम गया। योगीश वर्मा के हमले से बच गया। आकर्ष मजबूती से उतरा। हालांकि जैसे ही उसने 3 प्रवाह में बादल छवियां को क्रियान्वित किया, योगीश वर्मा पहले ही आकर्ष के सामने आ चुका था। योगीश वर्मा की जुड़वां तलवारों ने बहुत ही सहज तरीके से हमला किया। उन दोनों ने एक चाल का इस्तेमाल किया। 3 प्रवाह में बादल छवियां की सहायता के तहत आकर्ष सामान्य रूप से आसानी से प्रतिद्वंद्वी के हमलों से निपट सकता था। हालांकि इस प्रतिद्वंद्वी के हमले का कोण बहुत अजीब था। इसके अलावा ये बहुत तेज था। जल्द ही आकर्ष उसकी गति के साथ तालमेल नहीं रख सका। आकर्ष को ऐसा लगा जैसे वह पश्चिम की दीवार की मरम्मत के लिए पूर्व की दीवार गिरा रहा हो, एक ऐसा काम जो थका देने वाले से कहीं अधिक था। आकर्ष को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने 3 प्रवाह में बादल छवियां को उसकी सीमा तक क्रियान्वित किया और कड़वाहट से डटा रहा, एक विशाल सागर कप बड़ी ही तरह स्थिर पूछी। अचानक योगीश वर्मा ने एक छोटी तलवार फेंकी। छोटी तलवार हवा में लगातार घूमती रही, आकर्ष की ओर उड़ती हुई। इसकी गति कम आंकने लायक नहीं थी।
जिस क्षण छोटी तलवार योगीश वर्मा के हाथ से निकली, उसके हाथ में एक और छोटी तलवार फिर से प्रकट हो गई। जब आकर्ष एक से बचता, एक और छोटी तलवार फिर से उसकी ओर उड़कर आती। वर्तमान में हवा में दो छोटी तलवारें थीं। योगीश वर्मा के प्रत्येक हाथ में भी एक छोटी तलवार थी। जब भी हवा में छोटी तलवारें उसके पास लौटतीं, योगीश वर्मा अपने हाथों में वाली फेंक देता और लौटती हुई छोटी तलवारों को पकड़ लेता। इस प्रकार हवा में लगातार दो तलवारें घूम रही थीं। इसके अलावा योगीश वर्मा ने अपने हाथों में छोटी तलवारों से हमला करना बंद नहीं किया। आकर्ष, जो पहले से ही अपने बचाव के साथ संघर्ष कर रहा था, ने स्थिति को प्रबंधित करना मुश्किल पाया। उसके हाथों और पैरों पर कई घाव छूट गए थे। आकर्ष ने अपने दिमाग को विचारों के लिए कुरेना शुरू कर दिया। 3 प्रवाह में बादल छवियां बहुत मजबूत हमलों के खिलाफ बचाव कर सकती थीं, लेकिन 3 प्रवाह में बादल छवियां की कमजोरी स्पष्ट रूप से स्पष्ट थी। एक बार जब दुश्मन का हमला गति में अत्यधिक चरम पर पहुंच जाता था, उसे जल्दी से कोई विचार सोचना था। आकर्ष ने धीरे धीरे महसूस किया कि कुछ गड़बड़ था। ये 4 छोटी तलवारें संभवतः अभी तक प्रतिद्वंद्वी का सर्वश्रेष्ठ नहीं थीं। साधना स्तर तालिका केवल हिंदी नाम, क्रम क्षेत्र रेल्म उपविभाग, एकात्मा शोधन 9 श्रेणियां पहली से 9वीं, 2 मार्शल शिष्य निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, 3 मार्शल स्वामी निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, 4 मार्शल ग्रैंड मास्टर निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, 5 मार्शल संत निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, 6 मार्शल राजा निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, 7 मार्शल मोनाक निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, 8 मार्शल ऋषि निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, 9 मार्शल सम्राट निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी। इसके अलावा आकर्ष सिंघानिया ने पाया कि यह मार्शल तकनीक बहुत विशेष थी। जितनी अधिक छोटी तलवारें वह चलाता था, तलवारों की गति उतनी ही तेज हो जाती थी। जब उसके पास केवल 2 तलवारें थीं, इसकी गति अपनी वर्तमान गति से कम आधी धीमी थी। ये सहस्रशिखर शिखर की गुप्त तकनीक है। अव्यवस्थित प्रवाह में तलवारें। कहा जाता है कि जब इसे अपने शिखर तक अभ्यास किया जाता है, तो यह 18 छोटी तलवारों को नियंत्रित कर सकता है। 4 छोटी तलवारों को आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम वह सहस्रशिखर शिखर के केंद्रीय शिष्य के रूप में अपनी स्थिति का सच्चा हकदार है। एक शिखर मार्शल ग्रैंड मास्टर के रूप में उसकी साधना को देखते हुए अपनी गुप्त तकनीक के प्रभाव के साथ योगीश वर्मा को निम्न श्रेणी मार्शल संतों के खिलाफ लड़ने में सक्षम होना चाहिए। एक निम्न श्रेणी मार्शल ग्रैंड मास्टर से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कारक ये था कि उसने योगीश वर्मा को लाभ प्राप्त करने दिया था। स्थिति को देखते हुए अब उसके पास चीजों को पलटने की कोई संभावना नहीं थी। अव्यवस्थित प्रवाह में तलवारें के निष्पादित होने के बाद इसकी गति केवल तेज और तेज होती जाएगी। भले ही उसके पास कोई मार्शल तकनीक हो जो उसे वापसी करने की अनुमति दे सकती थी, उसके पास उसे निष्पादित करने का अवसर भी नहीं होगा। ये साथ ही बहुत साहसी है। अकेले होने के बावजूद उसने योगदान हॉल में इतने सारे सहस्रशिखर शिखर के शिष्यों को घायल करने की हिम्मत की। योगीश वर्मा अकेले सहस्रशिखर शिखर के केंद्रीय शिष्य नहीं हैं। इसके अलावा उनके पीछे अभी भी एक सच्चा उत्तराधिकारी शिष्य है जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। वह सचमुच लापरवाह है। लड़ाई और अधिक तीव्र होती गई और आकर्ष की स्थिति चिंताजनक थी। आसपास के लोगों ने सभी टिप्पणी की कि आकर्ष आखिरकार सिर्फ एक निम्न श्रेणी मार्शल ग्रैंड मास्टर था। जब वह अधिक मजबूत योगीश वर्मा के खिलाफ गया तो उसके पास कोई संभावना न बड़ी होगी। आकर्ष शांत रहा। उसके दाहिने हाथ में चंद्रछाया तलवार पानी की तरह चल रही थी। योगीश वर्मा के हाथ में छोटी तलवारों को रोक रही थी। उसका बायां हाथ जिसमें म्यान थी इधर उधर घूम रहा था। उसने हवा में घूमती हुई छोटी तलवारों को एक एक करके रोक लिया। पूछी। योगीश वर्मा ने अपनी कमर से लटकी हुई 2 और छोटी तलवारें निकाल लीं। एक पल में उसके द्वारा नियंत्रित छोटी तलवारों की संख्या 6 हो गई। इसकी गति और भी तेज हो गई और तलवार की रोशनी बहती हुई छाया की तरह घूम रही थी। धात्विक झनकार गूंज उठी क्योंकि हथियार लगातार टकरा रहे थे। आकर्ष की बाहों पर कुछ और नए तलवार के घाव आ गए। हालांकि आकर्ष नुकसान में था, उसका दिल स्थिर पानी की तरह शांत था। वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था। उसकी दाहिनी आंख में एक तेज आग धीरे धीरे जलने लगी और उसने शक्ति संचित कर ली जबकि प्रहार करने की तैयारी कर रही थी।
अभी समय नहीं है, यह उसकी सीमा नहीं है, आकर्ष ने मन ही मन सोचा। अव्यवस्थित प्रवाह में तलवारें की सबसे अनूठी विशेषता इसकी निरंतरता थी। उपयोगकर्ता जितनी अधिक छोटी तलवारों को नियंत्रित करता था, उतनी ही अधिक निरंतरता की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार तलवारों की संख्या के साथ इसकी गति में वृद्धि कुछ ऐसा था जो इसे करने के लिए मजबूर किया गया था। अगर यह धीमा हो जाता और तलवारों की संख्या बढ़ जाती तो निरंतरता टूट जाती। यह एक कार में टाइमिंग बेल्ट की तरह था। अगर यह धीमा हो जाता तो कार की गति तुरंत धीमी हो सकती थी या काम करना भी बंद कर सकती थी। अगर यह बेल्ट टूट जाती तो कार का क्या होता? अगर कार तेज गति से चल रही थी और फिर बेल्ट अचानक टूट जाती तो कार बर्बाद होने के समान होती। आकर्ष ऐसे ही मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। जब योगीश वर्मा की गति उसकी सीमा तक पहुंच जाती तो उसकी चाल पूरी तरह से टूट जाती, जिससे वह एक ही प्रहार में आसानी से पराजित होने के लिए रह जाता। जब तक उसे इससे पहले कोई बड़ी क्षति नहीं होती, आकर्ष बाकी सब सहन करने में सक्षम होता। फुट आकर्ष के दाहिने हाथ पर एक और घाव दिखाई दिया, खून बह रहा था। आकर्ष ने अपने होंठ काटे और एक दृढ़ नज़र बनाए रखी। उसने अपने चेहरे पर दर्द का जरा सा भी भाव प्रकट नहीं किया। योगीश वर्मा के माथे से पसीना लगातार टपक रहा था और टप टप की आवाज के साथ जमीन पर गिर रहा था। वह बहुत चिंतित महसूस कर रहा था क्योंकि यह अव्यवस्थित प्रवाह में तलवारें ऊर्जा को बहुत तेजी से समाप्त कर रही थी। वह पहले ही 6 तलवारों को नियंत्रित करने के बिंदु पर पहुंच चुका था, लेकिन वह आकर्ष को हराने में सक्षम नहीं था। अगर यह जारी रहा तो आकर्ष के ढेर होने से पहले योगीश वर्मा अपनी ऊर्जा समाप्त करने के परिणामस्वरूप पराजित हो जाता। अगर ऐसा हुआ तो वह अंतिम प्रयास की कमी के परिणामस्वरूप असफल हो जाता। मार डालो। योगीश वर्मा के भाव ठंडे हो गए और उसने अपने दांत पीस लिए। उसकी आस्तीन से अचानक 2 छोटी तलवारें प्रकट हुईं। तलवारें लगातार घूमती रहीं, एक हवा का प्रवाह बनाते हुए जैसे ही वह आकर्ष की छाती की ओर उड़ी। आकर्ष पहले से ही इसके लिए तैयार था और उसने तुरंत अपने ऊपरी शरीर को पीछे की ओर झुका दिया। 2 तलवारें उसके चेहरे के ठीक ऊपर से उड़ गईं। फिर उसने एक पैर से लात मारी, योगीश वर्मा को पीछे हटने के लिए मजबूर करने का इरादा किया। आकर्ष के दूसरे पैर ने जमीन से धक्का दिया और नील ड्रैगन बादल विचरण कला को क्रियान्वित किया। वह तुरंत हवा में उड़ गया। आकर्ष के उतरने के बाद उसने फिर से जमीन से धक्का दिया और योगीश वर्मा के पीछे प्रकट हुआ। नील ड्रैगन बादल विचरण कला की विस्फोटक गति का उपयोग करते हुए वह योगीश वर्मा के निरंतर हमलों से भागने में सफल रहा। योगीश वर्मा भी धीमा नहीं था और उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की। आकर्ष के उतरने से पहले वह एक तरफ कलाबाजी खा गया और आकर्ष एक बार फिर उसके सामने था। पहली नज़र में 8 घूमती हुई छोटी तलवारें अनगिनत तलवारों की तरह लग रही थीं जो हवा को काट रही थीं। इसने एक मजबूत हवा का प्रवाह उत्पन्न किया, जिससे एक छोटा चक्रवात बन गया। अब ये तुम्हारी सीमा होनी चाहिए। आकर्ष की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने अपने बाएं हाथ में म्यान को पलट दिया। उसकी ओर उड़ती हुई एक छोटी तलवार श्वाक की आवाज के साथ सीधे म्यान में फिसल गई। उसने एक हल्की मुस्कान दिखाई क्योंकि वह किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु पर घायल होने से बचने के लिए एक तरफ झुक गया, एक तलवार को अपने बाएं कंधे में घुसने दिया। खून तुरंत बह गया और दर्द की एक अभिव्यक्ति एक पल के लिए आकर्ष के चेहरे पर चमक गई। हालांकि आकर्ष के हाथ हिलना नहीं रुके। उसने बिजली की गति से अपने हाथ में म्यान फेंक दी और उसने दूसरी उड़ती हुई छोटी तलवार को सीधे अपने हाथ से पकड़ लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी हथेली पर खून बहने वाला घाव हो गया। योगीश वर्मा की निरंतर अव्यवस्थित प्रवाह में तलवारें तुरंत बाधित हो गईं। आकाश में उड़ने के लिए केवल 3 तलवारें बची थीं। आकर्ष चिल्लाया, प्रकाश चाप प्रहार। एक बैंगनी चाप प्रकाश जिस पर बिजली नाच रही थी, छोड़ी गई। बिजली की रोशनी फट गई, जिससे हवा में एक बड़ा झटका पैदा हुआ। 3 छोटी तलवारें तुरंत दूर जा गिरीं। अव्यवस्थित प्रवाह में तलवारें वास्तव में इस तरह टूट गईं। भीड़ में से एक आश्चर्यचकित चीख आए। आकर्ष वास्तव में इस तरह की आत्महानिकारक विधि का उपयोग करके योगीश वर्मा की अव्यवस्थित प्रवाह में तलवारें को तोड़ने में सक्षम था, जो अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जिस क्षण अव्यवस्थित प्रवाह में तलवारें टूटी, योगीश वर्मा के शरीर में जो ऊर्जा सुचारू रूप से बह रही थी, वह तुरंत अव्यवस्थित हो गई। उसकी आभा बहुत अस्थिर हो गई क्योंकि वह तेजी से पीछे हट गया। तुम भागना चाहते हो लेकिन भाग सकते हो। आकर्ष ने ठंडी मुस्कान दी और चिल्लाया, बैंगनी वज्र सत्याग्नि।
प्रहार करो। आकर्ष की दाहिनी आंख में जलती हुई तीव्र ज्वाला तुरंत प्रकाश के एक बैंगनी स्तंभ में एकत्रित हो गई और फिर प्रहार किया। ये वही था जो आकर्ष ने उस हिमवानर के बर्फ के तार से समझा था जिससे वह पहले लड़ा था। चून की ठंडी ऊर्जा एकत्रित होकर एक तार बना सकती थी, तो उसी तर्क से आग भी ऐसा कर सकती थी। बैंगनी वज्र सत्य अग्नि, जिसके लिए आकर्ष ने काफी समय से शक्ति संचित कर रखी थी, ने तुरंत योगीश वर्मा की छाती को छेद दिया। एक उंगली के आकार का घाव दिखाई दिया। खून लगातार बह रहा था। योगीश वर्मा लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। उसने खून बहना रोकने की कोशिश करते हुए अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। हालांकि ये व्यर्थ था, इससे बिल्कुल भी मदद नहीं मिली। आकर्ष ने उसकी अनदेखी की और अपने हाथ में छोटी तलवार को एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने अपने बाएं कंधे से छोटी तलवार निकाली और अपनी म्यान उठा ली। उसके बाद वह धीरे धीरे योगदान हॉल के निकास की ओर बढ़ा। भीड़ ने अपने आप उसके लिए रास्ता बना दिया। आकर्ष इस तरह कदम दर कदम निकास की ओर चला गया। रुको। अंत में सहस्र शिखर के अन्य केंद्रीय शिष्य आकर्ष को रोकने के लिए और इंतजार नहीं कर सके। 3 सहस्र शिखर के केंद्रीय शिष्य या आकर्ष के पास आए। क्योंकि उन्हें योगीश वर्मा के गौरव को ध्यान में रखना था, वे पिछली लड़ाई में आकर्ष को घेरने के लिए नहीं आए थे। हालांकि उसने पहले सहस्र शिखर के बहुत सारे आंतरिक शिष्यों को हराया था। अब उसने केंद्रीय शिष्य योगीश वर्मा को भी हरा दिया। अगर उन्होंने उसे बस इतने धूमधाम से योगदान हॉल से बाहर निकलने दिया, तो सहस्र शिखर अपना सारा सम्मान खो देगा। आकर्ष ने हल्की मुस्कान दी। क्या तुम में से कुछ के पास मेरे लिए कोई सलाह है? तुमने हमारे सहस्र शिखर के कई शिष्यों को घायल किया है और तुम इस तरह अकड़कर बाहर जाना चाहते हो। उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने इसे मजाकिया पाया और वह हल्की मुस्कान दी। अगर उन्होंने पहले मुझ पर हमला करने के लिए कदम नहीं उठाया होता और फिर मुझे पहले मौखिक रूप से उकसाया नहीं होता, तो क्या मैं सहस्र शिखर के कई शिष्यों को घायल करता? उद्धरण चिन्ह। उस स्थिति में वरिष्ठ भाई योगीश वर्मा केवल तुमसे एक प्रश्न पूछ रहे थे, तुमने उसे घायल करने के लिए पहला कदम क्यों उठाया? आकर्ष के भाव ठंडे हो गए क्योंकि उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, यह अंतहीन है। तुम्हारे कौशल दूसरों से कमतर हैं और फिर भी तुम्हारा ऐसा नीच रवैया है। अगर तुम मेरे रास्ते में आना चाहते हो तो स्पष्ट रूप से कहो, एक एक करके या सब एक साथ। जो भी तुम चाहो। तीनों के मन में एक ही विचार था, अगर मैं एक एक करके गया तो मैं उसे अकेले संभालने में आश्वस्त नहीं हूं। हालांकि अगर हम तीनों ने यहां सबके सामने एक साथ हमला किया तो हम अपना सब कुछ खो देंगे। यह एक असंभव स्थिति है। हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास समय कम है। अगर तुम अब लड़ने को तैयार नहीं हो तो तुम मुझे किसी और समय ढूंढ सकते हो। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार रहूंगा। आकर्ष एक नज़र में तीनों के विचार भांप सकता था। वह उनसे परेशान नहीं हो सकता था। उसके बोलने के बाद वह तुरंत बाहर चला गया। आकर्ष वास्तव में समय की कमी में था। उसके पास यहाँ देरी करने का समय नहीं था। आत्माशिरा की रखवाली करने का मिशन कल शुरू होने वाला था। उसके पास खुद को तैयार करने के लिए केवल एक रात थी। आत्माशिरा की रखवाली करने का मिशन सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन इसके लिए एक उच्च स्तरीय संप्रदाय मिशन बनने और इतना अधिक पुरस्कार होने के लिए इसमें कुछ खतरा अवश्य शामिल होना चाहिए। आखिरकार संप्रदाय मिशनों का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति कोई मूर्ख नहीं था। वे इतनी आसानी से योगदान अंक नहीं देंगे। आकर्ष ने स्वर्ग दर्शन मंच में बाजार जाने का फैसला किया। उसके पास मूल रूप से 1000 से थोड़ा अधिक आत्मा पत्थर थे। उन्हें जोड़कर जो उसने मांजुन देवी से प्राप्त किए थे, उसके पास लगभग 2000 निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर थे। इतने सारे आत्मा पत्थरों के साथ उसके पास अपनी साधना के लिए पर्याप्त मात्रा थी। अगर वह उन्हें पकड़े रहा और खर्च नहीं किया तो ये काफी बेकार होगा। आकर्ष ने एक रक्तपूर्ति गोली निगल ली और अपने शरीर पर चोटों का इलाज किया। आकर्ष के बाजार का स्थान पूछने के बाद उसने धीरे धीरे वहां टटोलते हुए जाना शुरू कर दिया। उसके कंधे पर थोड़ा गहरा घाव छोड़कर अन्य चोटें सभी सती थीं। जब रक्तपूर्ति गोली की औषधीय ऊर्जा फैल गई और उसने एक रात आराम किया तो बहुत अधिक समस्या नहीं होनी चाहिए थी। काफी देर खोजने के बाद आकर्ष को आखिरकार स्वर्ग दर्शन मंच के बाजार का प्रवेश द्वार मिल गया। प्रवेश करने से पहले वास्तव में एक आत्मा पत्थर का प्रवेश शुल्क देना पड़ता था। कोई यह महसूस किए बिना नहीं रह सकता था कि यह धोखाधड़ी है। एक साधारण आंतरिक शिष्य का पारिश्रमिक केवल 15 आत्मा पत्थर प्रति माह था।
अगर उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था, तो वे इस आत्मा पत्थर का उपयोग करने के बाद दिल का दर्द महसूस करेंगे। बाजार बहुत हलचल भरा था। इस जगह में स्वर्गीय तलवार मंडप अपना माल बेच या व्यापार कर सकता था। यहाँ आधिकारिक दुकानें भी थीं, वे सभी प्रकार का माल बेचती थीं, जैसे मार्शल तकनीकें, आत्मा हथियार, युद्ध कवच, साधना तकनीकें। जो कुछ भी आवश्यक था वह मिल सकता था। हालांकि इस जगह में सभी माल का व्यापार आत्मा पत्थरों का उपयोग करके किया जाता था। नश्वर दुनिया के पैसे का यहाँ बहुत अधिक उपयोग नहीं था। हालांकि एक जगह थी जहाँ नश्वर पैसे को आत्मा पत्थर के लिए बदला जा सकता था। जब आकर्ष ने सिंधव परिवार की सैकड़ों वर्षों की सारी बचत लूट ली थी, तो उसने कुल 30,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की थीं। उसने हिमपात मनों में 20,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थीं, जिससे उसकी ब्रह्मांड अंगूठी में 10,000 स्वर्ण मुद्राओं के बैंक नोट बच गए थे। एक पल सोचने के बाद आकर्ष ने उन सभी को आत्मा पत्थरों में बदलने का फैसला किया। अतीत में सिंधव धनंजय ने अनजाने में खुलासा किया था कि त्यानवु महाद्वीप की शीर्ष नीलामी सभी व्यापार के लिए आत्मा पत्थरों का उपयोग करती थीं। स्वर्ण मुद्राएं वहां पूरी तरह से बेकार थीं। उन्हें अपनी ब्रह्मांड अंगूठी में सड़ने देने के बजाय वह इस अवसर का उपयोग उन सभी को बदलने में कर सकता था। इस बाजार के भीतर स्वर्ण मुद्राओं को आत्मा पत्थरों में बदलने वाली जगह एक प्रशासन शुल्क लेती थी, भले ही यह स्वर्गीय तलवार मंडप द्वारा स्थापित किया गया था। जब आकर्ष सिंघानिया दुकान पर पहुंचा तो वहां अभी भी कुछ लोग थे। वे आंतरिक शिष्य थे जो पहाड़ से नीचे जाने की तैयारी कर रहे थे। उनमें से अधिकांश स्वर्ण मुद्राओं के बदले आत्मा पत्थरों का उपयोग कर रहे थे। दुकान का मालिक बिना किसी साधना वाला एक साधारण व्यक्ति था। वह उच्च गुणवत्ता वाले साटन के कपड़े पहने हुए था और उसकी मूंछें दो अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई थीं। उसकी आंखों में एक चमक थी, यह एक व्यापारी का विशिष्ट रूप था। जब बाकी लोग चले गए तो वह व्यक्ति अपने चेहरे पर एक उल्लासपूर्ण मुस्कान के साथ आकर्ष के पास आया। इस छोटे भाई ने काफी देर इंतजार किया है, यह एक बड़ी रकम होगी, है न? वह काफी समझदार है। आकर्ष मुस्कुराया और कहा, बस मुझे आकर्ष बुलाए। क्या मैं इस मालिक का नाम जान सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं मालिक होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता, बस एक सहायक हूँ। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मुझे बूढ़ा हो बुला सकते हैं। मालिक ने एक मुस्कान दिखाते हुए एक अविचलित तरीके से बात की। आकर्ष ने और अधिक शिष्टाचार में समय बर्बाद नहीं किया और ब्रह्मांड अंगूठी से बैंक नोटों की गड्डियां निकाल ली। उसने उन्हें मेज पर बड़े करीने से व्यवस्थित किया और उन्होंने जल्द ही पूरी उत्कृष्ट लकड़ी की मेज भर दी। बूढ़ा चौंक गया और यह स्पष्ट रूप से उसके चेहरे पर दिखा। उसकी मूंछें ऊपर की ओर मुड़ गईं क्योंकि वह धीरे धीरे दुकान के प्रवेश द्वार तक गया और सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने एक साइन लटका दिया जिस पर बंद लिखा था। ऐसा करने के बाद वह आकर्ष का सामना करने के लिए मुड़ा और कहा, देखने में धोखा हो सकता है। छोटे भाई, आकर्ष वास्तव में एक बड़ी रकम का सौदा कर रहे हैं। मेरा अनुमान है कि यहाँ लगभग 10,000 स्वर्ण मुद्राओं के बैंक नोट हैं। क्या आप उन सभी को आत्मा पत्थरों में बदल रहे हैं? आकर्ष ने सिर हिलाया। बूढ़ा मुस्कुराया, ये पहली बार होगा जब आप विनिमय कर रहे हैं। यदि आप इतने बड़े पैमाने पर विनिमय करते हैं तो आपको बहुत नुकसान होगा। क्या विनिमय दरें बड़ी राशि के परिणामस्वरूप बदल जाएंगी? आकर्ष संदेह से भरा था क्योंकि उसने पूछा, ऐसा कैसे? वहां एक नज़र देखो। बूढ़ा मुड़ा और दीवार पर एक लकड़ी के बोर्ड की ओर इशारा किया। आकर्ष ने देखा जिधर बूढ़ा इशारा कर रहा था। लकड़ी के बोर्ड ने स्पष्ट रूप से आत्मा पत्थरों की विनिमय दरें बताई थीं। 3,000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले एक निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर मिल सकता था। हालांकि जब राशि 100,000 से अधिक हो जाती थी तो यह एक निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर के लिए 5,000 हो जाता था। लेन देन की राशि जितनी अधिक होती, विनिमय दर उतनी ही कम हो जाती थी। आकर्ष ने नीचे देखना जारी रखा। जब वह 10,000 स्वर्ण मुद्राओं पर पहुंचा तो 10,000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले केवल एक आत्मा पत्थर मिल सकता था। ये सिर्फ साधारण स्तर पर धोखाधड़ी नहीं है, आकर्ष ने बिना शब्दों के सोचा। एक आत्मा पत्थर के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, यानी 10,000 उसे केवल 1,000 निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर ही दिला सकते हैं। यह क्या हो रहा है? केवल एक के लिए विनिमय करने के लिए केवल 3,000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता थी।
संख्या जितनी अधिक होगी, विनिमय दर उतनी ही अधिक कैसे हो जाती है? आकर्ष ने पूछा क्योंकि वह समझ नहीं सका। यदि वह दिन में एक बार विनिमय करता तो वह लगभग 4000 निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर प्राप्त कर सकता था। हालांकि अगर उसने इसे एक ही बार में बदल दिया तो वह अपनी प्राप्ति का केवल 1/4 ही होगा। ये कुछ ऐसा था जिसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता था। बूढ़ाहू ने हल्की मुस्कान दी। ऐसे अन्य लोग भी थे जिन्होंने आत्मा पत्थरों के लिए बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग किया था। वे सभी धनी नश्वर कुलों से थे और उनके पास आत्मा पत्थर प्राप्त करने के कोई रास्ते नहीं थे। इस प्रकार उन्होंने अवसर का लाभ उठाने के तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश की। जरा सोचो, किसका मूल्य अधिक है, आत्मा पत्थर या स्वर्ण मुद्राएं? एक आत्मा पत्थर के उपयोग के बाद ये चला जाता है। हालांकि स्वर्ण का संचार होता है, ये कभी गायब नहीं होगा। इसके अलावा स्वर्गीय तलवार मंडप के पास लोगों के लिए विनिमय करने के लिए इतने सारे आत्मा पत्थर नहीं हैं। इस प्रकार उन्होंने ये नियम बनाया। हालांकि यदि आप स्वर्ण मुद्राओं के लिए आत्मा पत्थरों का उपयोग करते हैं तो आप जितना अधिक विनिमय करेंगे उतना ही अधिक पाएंगे। ये स्वर्ण के मूल्यवान होने और आत्मा पत्थरों के अमूल्य होने का सिद्धांत है। आकर्ष ने इस सिद्धांत के बारे में सोचा। एक साधक के लिए स्वर्ण प्राप्त करना आसान था, आत्मा पत्थर प्राप्त करने से कहीं अधिक आसान। यदि विनिमय दर बहुत अधिक थी तो ये स्वर्गीय तलवार मंडप के लिए अच्छा सौदा नहीं होगा। आखिरकार ये पैसा पहले स्थान पर आकर्ष का नहीं था। उसने थोड़ी सी कसक महसूस की और यह खत्म हो गया। अंत में उसने विनिमय करने का फैसला किया। बूढ़ाहू ने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बैंक नोटों को गिना। उन्हें गिनना समाप्त करने के बाद उसने तुरंत आकर्ष को 1000 आत्मा पत्थर सौंप दिए। आकर्ष के आत्मा पत्थर लेने और दूर जाने के बाद बूढ़ाहू खुशी से पागल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर उसके जैसे कुछ और मूर्ख होते तो उसे जल्द ही पदोन्नति मिल जाती। वास्तव में आकर्ष को लगा कि उसे नुकसान हुआ है। बूढ़ाहू की अंतिम मुस्कान ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि वह इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि ये कुछ ऐसा था जो उसने छीन लिया था। आखिरकार ये पर्याप्त था कि वह उन्हें आत्मा पत्थरों के लिए बदल सकता था। आकर्ष उस जगह पर गया जहां स्टॉल स्वतंत्र रूप से लगाए जा सकते थे और खरीदारी शुरू कर दी। वहां बहुत सी चीजें थीं और चीजों की विशाल संख्या देखकर चक्कर आ रहा था। बस एक आकस्मिक नज़र में आकर्ष ने छोटे सारे खजाने देखे जो सामान्य रूप से खोजना मुश्किल था। श्रेणी 5 आत्मा जानवर का सींग, रजत सींग बाघ। 20 आत्मा पत्थर में बिक्री या घाव भरने के लिए श्रेणी 4 और उससे ऊपर की औषधीय गोली के बदले। आकर्ष की नज़र एक विशेष स्टॉल पर रुकी। इसे चलाने वाला व्यक्ति एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो एक निम्न श्रेणी मार्शल संत था। स्वर्गीय तलवार मंडप में एक बार जब कोई एक निश्चित उम्र तक पहुंच जाता था, यदि वे उचित साधना क्षेत्र में उन्नत नहीं हुए होते थे तो वे पारिश्रमिक प्रदान करना बंद कर देते थे। वे पहाड़ से नीचे जाने और स्वतंत्र होने का विकल्प चुन सकते थे या वे स्वर्गीय तलवार मंडप में रहने का विकल्प चुन सकते थे। हालांकि उन्हें सब कुछ खुद करना होता था। इसके अलावा उन्हें एक निश्चित राशि आत्मा पत्थर का भुगतान करना होता था। उसके सामने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बाद की श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। चूंकि मेघालय पर्वतमाला में घनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी, वह जाने का मन नहीं कर सकता था। इस प्रकार उसने ना चुना। मुझे ये जानवर का सींग चाहिए। हालांकि क्या ये सस्ता हो सकता है? 10 आत्मा पत्थर कैसा रहेगा? एक युवक स्टैंड के सामने खड़ा था, मोलभाव कर रहा था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, ये पहले से ही सबसे कम कीमत है, यह इससे सस्ता नहीं हो सकता। 15 आत्मा पत्थर, ये सबसे अधिक कीमत है जो मैं दे सकता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी करना होगा। अपने आप को भाग्यशाली समझो। मुझे एक औषधीय गोली बनाने के लिए इस जानवर के सींग की आवश्यकता है, नहीं तो इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं होगी। उस व्यक्ति ने मोलभाव करना जारी रखा। वह स्पष्ट रूप से असंतुष्ट था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने फिर से सिर हिलाया, मैं इसे 20 आत्मा पत्थर से कम में नहीं बेच रहा हूँ। रजत सींग बाघ के सींग हर 10 वर्षों में केवल 1 इंच बढ़ते हैं। इसकी लंबाई तक बढ़ने के लिए इसे कम से कम 150 वर्षों की आवश्यकता होगी। इस तरह के जानवर के सींग में बहुत घनी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है।
यह मजबूत हड्डी वाले हथियार बनाने के लिए अच्छा है या इसे औषधीय गोलियों के लिए पाउडर में पीसा जा सकता है, ये बहुत मूल्यवान है। 20 आत्मा पत्थर पहले से ही सबसे कम कीमत है। धम, उस व्यक्ति ने जानवर के सींग को वापस स्टॉल पर जोर से फेंक दिया। उसने अपनी आवाज में घृणा के साथ कहा, क्या बेकार है, बेशर्मी से पहाड़ पर रह रहा है। मैं तुम्हारा उत्पाद चाहता हूँ, ये तुम्हारे लिए एक सम्मान है। देखते हैं कौन तुम्हारा जानवर का सींग खरीदता है। देखते हैं तुम मुख्य हॉल को आत्मा पत्थर का भुगतान कैसे करने जा रहे हो। बस पहाड़ से भगाए जाने की प्रतीक्षा करो। मैंने तुम्हें अपना सम्मान दिखाया लेकिन तुमने इसे अस्वीकार कर दिया। तुम बस मुसीबत मांग रहे हो। उद्धरण चिन्ह, उस युवक के पास केवल एक मध्यम श्रेणी मार्शल ग्रैंड मास्टर की साधना थी। मजाक उड़ाए जाने के बावजूद मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भावहीन रहा। वह बहुत शांत था। मुझे अपने किए गए प्रयासों का सम्मान करना है। चीजों को सस्ते में बेचना खुद को सस्ते में बेचना है। अगर मुझे सच में भगा दिया गया तो मैं तैयार रहूं। आगा, उस युवक के उसे कुछ और बार मजाक उड़ाने के बाद वह कोसते गालियां देते हुए चला गया। जैसे ही वह गया, वह कभी कभी अपना सिर घुमाकर रजत सींग बाघ के सींग को देखता रहा। ये स्पष्ट था कि वह संतुष्ट नहीं था। आकर्ष सामने गया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय का उपयोग करके स्टॉल पर जानवर के सींग का ध्यान से निरीक्षण किया। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा था। यह एक जानवर का सींग था जो कम से कम 100 वर्ष पुराना था। ये घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा था। जीवन प्रदान मंत्र के लिए इससे बेहतर सामग्री नहीं हो सकती थी। हालांकि आकर्ष के साधना क्षेत्र के साथ वह जीवन प्रदान मंत्र का उपयोग करके लड़ने के लिए साधारण सामग्रियों का उपयोग कर सकता था। हालांकि इसके प्रभाव उतने अच्छे नहीं थे जितने कि जब वह गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करता था। मित्र, क्या तुम भी यह जानवर का सींग खरीदने आए हो? यदि तुम मोलभाव करने का इरादा रखते हो तो परेशान मत हो। मैं कीमत कम नहीं कर रहा हूँ। आकर्ष मुस्कुराया, मैं वास्तव में मोलभाव करने जा रहा हूँ। तुम्हारी कीमत में एक समस्या है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का रंग बदल गया। जैसे ही वह बोलने वाला था, आकर्ष ने जारी रखा, तुम्हारी कीमत थोड़ी कम है। 20 आत्मा पत्थर इसे पहले से ही सस्ते में बेचना है। मैं तुम्हें 50 आत्मा पत्थर दे रहा हूँ। ये तुम्हारे प्रयासों के लिए मेरा सम्मान है। आकर्ष के बोलने के बाद उसने 50 आत्मा पत्थर निकाले और उस व्यक्ति को सौंप दिए। फिर उसने जानवर का सींग लिया, उसे अपनी ब्रह्मांड अंगूठी में रखा और मुड़कर चल दिया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शब्दों ने उसे छू लिया था। वह अकेला स्वर्गीय तलवार मंडप में रहा, दूसरों से ठंडी, अलग और घमंडी निगाहें प्राप्त कर रहा था। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसके अतीत के स्वयं से बहुत बेहतर था। ऐसे वातावरण में वह अभी भी ऐसी मानसिकता बनाए रखने में सक्षम था। इसने आकर्ष में करुणा जगाए, इसलिए उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। आखिरकार 50 आत्मा पत्थर अब उसके लिए केवल एक छोटी राशि थी। शायद इसका उपयोग दूसरों के लिए एक निराशाजनक स्थिति को हल करने के लिए किया जा सकता था। छोटे भाई, तुमने मेरी मदद क्यों की? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आकर्ष का पीछा किया और पूछा। आकर्ष मुड़ा और धीरे से मुस्कुराया, एक नदी 30 वर्षों तक पूर्व में बहती है, फिर एक नदी 30 वर्षों तक पश्चिम में बहती है। कौन जानता है कि भविष्य क्या लाएगा? कौन जानता है, हो सकता है कि आज तुम्हारी मदद करके तुम भविष्य में अपनी पहचान बनाओ। तब तक मेरा तुम पर एहसान होना सार्थक होगा। एक नदी 30 वर्षों तक पूर्व में बहती है, फिर एक नदी 30 वर्षों तक पश्चिम में बहती है। कौन जानता है कि भविष्य क्या लाएगा? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने इस वाक्य को अपने दिल में दोहराया। हालांकि क्या मैं लांचाओ का ऐसा दिन होगा? उसके व्याकुल होने के क्षण का लाभ उठाते हुए आकर्ष मुड़ा और अपनी गति तकनीक का उपयोग करके जल्दी से चला गया। यह उसकी ओर से केवल एक छोटा सा प्रयास था, उस पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दिन अभी भी युवा था, इसलिए आकर्ष ने खरीदारी जारी रखी। कभी कभी कुछ चीजों ने उसकी नज़र पकड़ ली। उच्च श्रेणी के आत्मा जानवर का खून, दुर्लभ अयस्क और दुर्लभ जड़ी बूटियां। 100 आत्मा पत्थर बहुत जल्दी खर्च हो गए। आकर्ष के सामने एक स्टॉल दिखाई दी जिसके चारों ओर बहुत से लोग इकट्ठा थे। वह बहुत उत्सुक महसूस कर रहा था। उसने भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता धकेला। स्टॉल का मालिक लगभग 20 वर्ष का एक युवक था। वह ध्रुवतारा शिखर की वर्दी पहने एक शिखर मार्शल ग्रैंड मास्टर था। उसके कॉलर पर 3 सुनहरी रेखाएं कढ़ाई की गई थीं। यह एक ध्रुवतारा शिखर का केंद्रीय शिष्य था।
उसके स्टॉल में केवल एक वस्तु थी, एक आधा मीटर लंबी लकड़ी की पट्टी जो 1 उंगली की चौड़ाई जितनी चौड़ी थी। लकड़ी की पट्टी स्टॉल में शांत पड़ी थी, लेकिन उसमें से एक दृश्य हल्की हरी आध्यात्मिक ऊर्जा हरे धुएं की तरह बह रही थी। फुसांग आध्यात्मिक लकड़ी, आकर्ष ने खुद से कहा। इस वृक्ष में एक अक्षय आध्यात्मिक ऊर्जा थी, इसका कभी न मुरझाने वाला फूल हर 1000 वर्षों में एक बार खिलता था, ये हर 10,000 वर्षों में फल देता था। ये जो फल देता था वह एक अमर दिव्य फल था, इसे खाने के बाद व्यक्ति को स्वर्ग और पृथ्वी के बराबर दीर्घायु पर प्राप्त होती थी। वे कभी नहीं मरते और कभी बूढ़े नहीं होते। जब इस वृक्ष की एक शाखा तोड़ी जाती थी तो ये हरा धुआं छोड़ती थी। स्टॉल पर रखी लकड़ी की पट्टी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा फुसांग आध्यात्मिक लकड़ी का वर्णन किया गया था। हालांकि ये सच्ची फुसांग आध्यात्मिक लकड़ी नहीं थी। आकर्ष ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय बढ़ाई और इसकी जांच की। उसने पाया कि हालांकि इसमें बहुत घनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी, ये धीरे धीरे कम हो रही थी। जहां तक फुसांग वृक्ष की शाखा की बात थी, उसके टूटने के बाद उसमें निहित ऊर्जा भी अक्षय होती थी, ये कम नहीं होती थी।